हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। परम चाहता है कि आहान फ्लैश टैग कंपनी खरीद ले, जिसके लिए वो अपने पिता को मारने के लिए भी तैयार होता है। आहान उसे सोचने के लिए वक्त मांगता है। इसके बाद आहान लखन से मिलता है, जो उसे बताता है कि हर्षद वर्मा फैमिली में वापस आ गए हैं और अब वो फिर से उठने वाले हैं। आहान को ये भी पता चलता है कि शिवांक वर्मा फैमिली का हेड बन गया है। शिवांक आहान से मिलने आता है। उधर परम आहान के जवाब का इंतज़ार करता है। तब कोई कहता है कि आहान की जगह वो उसकी मदद कर सकता है। जब एक अनजान आदमी ने उनकी बात को बीच में रोका तब परम को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, कौन हो तुम? एक आदमी अंदर आया जिसने ग्रीन कलर के कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। उसने उनकी तरफ कुछ फेंका जिससे वो घबरा गए और उस आदमी ने कहा, परम, सर संभल कर। बाद में उन्होंने देखा कि वो सिर्फ किसी पल का बीज था, पर परम बहुत हैरान हो गया था क्योंकि बीज जैसी चीज़ को भी उसने इतना पावरफुल दिखा दिया था। हर कपड़े वाले आदमी ने कहा, अब हम बात कर सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परम बहुत घबराया हुआ था। उसे मन ही मन आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर आहान उसकी मदद करने के लिए मान जाता तो उसे ये सब फेस ही नहीं करना पड़ता। पर आहान को नहीं पता था कि परम के साथ क्या हो रहा है। वो तो शिवांक के साथ बैठा था और उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर बाद शिवांक ने कहा, वर्मा फैमिली का इस बार सबसे पहला काम डेजर्ट वुल्फ को यहाँ से ख़त्म करने का है। आहान ने यह बहुत पहले ही सोच लिया था, पर जब उसने ये शिवांक वर्मा फैमिली के हेड के मुंह से सुना तब उसे बहुत अलग लगा। उसने कहा, ये बात मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस काम में तो मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। शिवांक ने कहा, जानता हूँ, पर मैं तुम्हें इस काम के लिए नहीं ढूंढ रहा था। आहान थोड़ा शौक हो गया। उसने कहा, अगर ये काम नहीं है तो फिर क्या काम है? शिवांक ने कहा, तुम मेरे अंकल के बारे में जानते हो ना? हाँ, मैंने हर्षद वर्मा के बारे में सुना है। मृणाली ने मुझे उनके बारे में बताया था। आहान के ये कहने पर शिवांक ने कहा, तुम जानते हो वो किस नाम से फेमस हैं? आहान को थोड़ा अंदाज़ा था, पर उसने पूछा, किस नाम से? शिवांक ने कहा, अनबीटेबल लीजेंडरी स्वॉर्ड किंग के नाम से। ये सुन आहान ने मन ही मन स्माइल किया। उसे अब तक सिर्फ डाउट था, पर अब उसे यकीन हो गया था कि हर्षद वर्मा स्वॉर्ड किंग ही है। उसने सरप्राइज होने का दिखावा किया और कहा, ओह, तो ये काम है? शिवांक ने स्माइल किया और कहा, हाँ, ये वही है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो वर्मा फैमिली में आने के लिए मान गए। आहान जानता था कि उनका फैमिली में वापस आ जाना बहुत बड़ी बात थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांक उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा था। क्या वो उसके सामने शो ऑफ करना चाहता था या उसे स्वॉर्ड किंग से रिलेटेड ही कोई काम था? शिवांक ने आहान के चेहरे पर आया डाउट पढ़ लिया था। उसने कहा, जब हर्षद अंकल वापस आ गए तब उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा था कि अगर वर्मा फैमिली ये शर्तें मान जाए तो वो वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हें सारी शर्तें तो नहीं बता सकता, पर एक शर्त है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसे लग रहा था कि शिवांक उसे बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा है। शिवांक ने कहा, मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें करना ही होगा। आहान कंफ्यूज था। उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर शिवांक ने कहा, इस बार जब सीक्रेट स्टैश खुलेगा तब उसमें वर्मा फैमिली के 4 लोग जा सकते हैं, पर वो 4 लोग ग्रैंड मास्टर्स नहीं हो सकते। उन 4 लोगों में से एक स्लॉट तुम्हारा है। आहान समझ गया था कि शिवांक ने ऐसा क्यों किया था। ये उसका रिवार्ड था और शिवांक ऐसा करके अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता था और उसने अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवांक ने आगे कहा, पर हमें कोई ऐसा चाहिए जो अंदर वर्मा फैमिली पर नज़र रख सके और हमारा काम कर दे। प्रभात अंकल और हर्षद अंकल तो उसमें जा नहीं सकते और हर्षद अंकल के होते हुए कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आखिर ग्रैंड मास्टर से कौन ही पंगा लेना चाहेगा? आहान ने पूछा, तो जो बाकी लोग होंगे उनका क्या? आहान समझ गया था कि वो उससे अपना काम निकलवाना चाहता था। शिवांक ने कहा, तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फैमिलीज बस उसे देखने आ रही हैं और जो अंदर जाएंगे वो कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, इसलिए तुम उनसे आसानी से डील कर सकते हो। आहान समझ गया था कि
सी लायन टावर ने ऐसा फैसला इसलिए लिया था ताकि किसी और फैमिली को बुरा ना लगे और उन्हें भी सीक्रेट स्टैश के अंदर जाने का मौका मिले। सी लायन टावर के सीक्रेट स्टैश का मैकेनिज्म बहुत अलग था। उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगर उन फैमिलीज़ को उसके अंदर का खजाना चाहिए था तो वो सब कोशिश ज़रूर करेंगे। सी लायन टावर के लिए उनके पास आना बहुत बड़ी बात थी। जो भी वो खजाना ला सकता था वो डेजर्ट का अलायंस मास्टर भी बन सकता था। शिवांक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अंदर जाकर तुम एक चीज़ ढूंढो। आहान ने पूछा, क्या? शिवांक ने कहा, एक एंशिएंट बुक, रिटर्निंग हार्ट। तुम्हें वो ढूंढ कर लानी है। बुक का नाम सुनते ही आहान हैरान हो गया। उसने कहा, स्वॉर्ड किंग ये बुक ढूंढ रहे हैं? उन्हें ये बुक चाहिए? आहान के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शिवांक भी हैरान हो गया था। उसने कहा, तुम इस बुक के बारे में जानते हो? तुम्हें पता है ये बुक क्या है? आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांक ने कहा, हाँ, हर्षद अंकल इस बुक को ही ढूंढ रहे हैं। मैंने ये बात तुम्हें बताई है, पर तुम किसी और को नहीं बता सकते। तुम्हें बस ये बुक ढूंढ कर लानी है। आहान ने कहा, मैं इस बुक के बारे में जानता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ है उन्हें भी ये बुक चाहिए। इस वजह से मैं तुम्हारी बुक ढूंढने में मदद नहीं कर सकता। शिवांक ने कहा, शायद ये बुक बहुत ज़रूरी है, पर मैं तुम्हारे अलावा इस काम के लिए किसी और की मदद नहीं मांग सकता। कौन डेजर्ट वुल्फ का जासूस है, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। आहान ने कुछ सोचा और कहा, ग्रैंड मास्टर प्रभात, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो डेजर्ट वुल्फ के जासूस नहीं हो सकते। शिवांक ने कहा, मैंने भी पहले उनके बारे में ही सोचा था, पर वो इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते। हर्षद अंकल ने खास तुमसे मदद लेने के लिए कहा है। ये सुन आहान ने नीतू के बारे में सोचा और कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शिवांक ने कहा, पहले तुम बुक ढूंढ कर तो लाओ। उसका क्या करना है वो तो बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है। सिर्फ एक बुक ही तो है। आहान शिवांक की बात अच्छे से समझता था, पर वो जानता था कि नीतू इतनी इम्पोर्टेंट बुक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगी। पर इस बारे में बात करना बेकार था। पहले ज़रूरी ये था कि आहान को ये बुक मिल जाए। उसका क्या करना है वो बाद में भी सोचा जा सकता था। आहान ने कहा, हम इस बारे में अब बाद में डिस्कस करेंगे। शिवांक भी आहान की बात से एग्री था। बातों बातों में वो दोनों सामने रखे सारे स्नैक्स खा गए थे। जाते हुए शिवांक ने कहा, अगली बार जब मैं आऊँगा तब पीने के लिए भी कुछ रखना, सिर्फ खाने में मज़ा नहीं आता। ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। शिवांक जब वहाँ से चला गया तब आहान भी अपने रूम में जाना चाहता था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, उसे एक जाना पहचाना फिगर नज़र आया। उसने देखा कि लैला कहीं जा रही थी। आहान बहुत वक्त से उससे मिला नहीं था, पर वो उसे तुरंत पहचान गया। लैला हड़बड़ी में कहीं जा रही थी, इसलिए आहान भी उसके पीछे जाने लगा। लैला लिफ्ट में चढ़ गई और उसके वहाँ आने से पहले ही वो ऊपर चली गई। लैला टॉप फ्लोर पर गई थी, पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पर क्यों गई थी। उसका रूम वहाँ पर नहीं था और ना ही टूरिस्ट का वहाँ पर कोई काम हो सकता था। आहान भी दूसरी लिफ्ट में चढ़ गया और टॉप फ्लोर पर जाने लगा, पर उसकी लिफ्ट बहुत धीरे चल रही थी, इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था। फाइनली जब वो टॉप फ्लोर पर आया तब उसने इधर उधर देखा। वहाँ की लॉबी बहुत लंबी थी, पर उसे लैला दिखाई नहीं दे रही थी। वो लिफ्ट से निकल कर चलने लगा, ये सोचकर कि शायद उसे लैला दिख जाएगी। जब वो 2 कदम चला तब उसे राइट साइड पर कोई जाता हुआ दिखाई दिया। आहान उसके पास जाने लगा। वो ज़्यादा दूर नहीं थी, पर आहान को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो उसके पीछे जा रहा था। वो फायर एग्जिट से दूर की तरफ जा रही थी। आहान जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहां पर धुआं धुआं हो गया। आहान को बहुत बेचैनी होने लगी और उसे खांसी आने लगी। आहान अपने आप को संभाल रहा था और अपनी छाती पर हाथ मसल रहा था। उसकी आंखें जल रही थी, वो लगातार खांस रहा था। उसे इस वक्त लैला की चिंता हो रही थी। वो नहीं जानता था कि लैला कहाँ है और वो अपने आप को कैसे संभालेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे किसी ने धोखा दिया था। बेहोश होते होते भी उसे बस लैला का ही ख्याल आ रहा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसने ये किया था वो आहान को आसानी से मार सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने ही रूम में था। उसके बदन पर कपड़े नहीं थे और वो बेड से बंधा हुआ था। उसने साइड में देखा तो टेबल पर पानी पड़ा था, पर रूम में कोई और नहीं था। आहान ने खुद को खोलने की कोशिश की, पर उस जहरीली गैस का असर इतना ज़्यादा था कि वो रस्सी तोड़ नहीं पा रहा था और उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। वो ज़ोर से चिल्लाया, कोई है? पर वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए कोई क्या ही जवाब दे पाता। आहान वहीं बेड पर लेटा रहा
और उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद वहाँ कोई आया। दरवाजे की आवाज़ से आहान की भी आँख खुल गई। आहान ने देखा तो वहाँ पर लैला आई थी। उसने आहान को देखा और कहा, तुम उठ गए? आहान उसे वहाँ देखकर सब कुछ समझ गया था। वो बेवकूफ़ तो नहीं था जो उसे समझने में वक्त लगे। उसने कहा, ये सब तुमने किया ना? क्यों किया तुमने ये सब? लैला ने बहुत प्यार से स्माइल किया और कहा, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम गए नहीं, इसलिए मेरे पास ये करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आहान को सब कुछ समझ आ रहा था। उस दिन जब वो उसे अपने रूम में लेकर आया था, वो एक ट्रैप था। सब कुछ लैला ने ही प्लान किया था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। उसने कहा, तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। तुम जानती थी कि मैं तुम्हें नशे की हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुमने उस दिन इतनी पी ली थी। लैला ने कहा, हाँ। लैला ने यह सब क्यों किया? आहान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस वक्त उसे लैला पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, यह सब तुमने जानबूझकर किया? लैला ने कहा, हाँ, पहले मुझे सिर्फ तुम पर नज़र रखनी थी। आहान ने कहा, और अब तुम मुझ पर अटैक करना चाहती हो, इसलिए तुम मेरे करीब आई? पता नहीं, ये हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे बस मज़ा आने लग गया था। लैला की इस बात पर आहान ने कहा, मज़ा आने लग गया था? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, यू नो। लैला अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वहाँ पर कोई और भी आ गया था। जाहिर सी बात है, वो लैला का साथी था। जब आहान ने दरवाजे की तरफ देखा तब उसे उम्मीद नहीं थी कि वो त्रिशा को देखेगा। उसे देखकर आहान को ऐसा लगा जैसे वो मार्शल आर्ट्स जानती थी। अंदर आते ही त्रिशा ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की को मार दो। यह सुनकर लैला ने कहा, हमें इसे सिर्फ यहाँ से भेजने के ऑर्डर हैं, इसे जान से मारने के नहीं। त्रिशा ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है। ये बोलते हुए त्रिशा आहान को घूर रही थी, जैसे अगर उसका बस चलता तब उसे अभी मार देती। ये देखकर आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? क्यों चाहते हो कि मैं जयपुर से चला जाऊं? इसका रीज़न क्या है? ये सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ तीखी नज़रों से देखा और गुस्से में कहा, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? ऐसा लग रहा है जैसे त्रिशा आहान से बिना बात के बहुत नफरत करती थी और उसे उसका बोलना तक भी पसंद नहीं था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे इस तरह क्यों बात कर रही थी, पर वो अब तक बेड से बंधा हुआ था, इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। त्रिशा जितनी हार्श थी, लैला उतनी ही पोलाइट थी। उसने कहा, हमसे ये सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, हमें भी इसका रीज़न नहीं पता है। आहान को अंदाज़ा हो गया था कि इन लड़कियों को भी कुछ नहीं पता था और किसी ने उन्हें ऑर्डर दिए हैं, और वो मान गई। उसने सोचा कि इनका बॉस वो आदमी होगा जो उस दिन आहान के रूप में छिपा हुआ था, पर अभी वो यहाँ पर नहीं था। लैला और त्रिशा इस वक्त खाना खा रहे थे। वो आहान को भी खिलाना चाहते थे। उन्होंने आहान से बहुत बार खाने के लिए कहा, पर उसने हर बार मना कर दिया। त्रिशा ने झुंझलाते हुए कहा, अगर नहीं खाना तो मत खाओ, बैठे रहो भूखे। जब आहान खाना नहीं चाहता था तब लैला ने खाने की प्लेट को साइड में रखा और कहा, हमें इसके बारे में सच में कुछ नहीं पता है। जब तुम यहाँ आए थे तब हमें ऑर्डर मिला था कि हमें तुम्हारे करीब आना है, हमने बस वही किया। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, शुरू से हमारा मिलना प्लान का हिस्सा था। लैला ने हाँ में सर हिला दिया। आहान ने पूछा, जब तुम बार में मेरे पास आई थी तब तुम जानती थी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा मकसद क्या है? लैला ने कहा, हाँ, अब तक जो भी हुआ है सब कुछ प्लान था। आहान को भी अब याद आ गया था कि उस दिन बार में भी वो उसके पास आई थी और उसने उससे ड्रिंक और डांस करने के लिए कहा था। इसके बाद होटल में भी वो हर बार आहान के सामने आ जाती थी, पर उसने कभी वहाँ होने का कारण नहीं बताया था। जब उसने उसे लग्जरी कार में जाते हुए देखा था तब उसे लगा था कि वो कोई सिंपल लड़की नहीं है, और उस दिन भी उसने जानबूझकर बहुत ड्रिंक की थी और फिर उसे किस करने के लिए कह रही थी। ये सब सोचकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक प्लान में फंस रहा था। इस वक्त आहान के इमोशंस बिल्कुल पीक पर थे। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी गहरी सांस लेने लगा। उसने अपने आप को शांत किया और अपने इमोशंस को नॉर्मल किया। उसका गुस्सा तो शांत हो गया था, पर वो अभी भी बेचैन हो रहा था। ये देखकर त्रिशा ने कहा, तुम्हें क्या लगा था
कि तुम बहुत हैंडसम हो, इसलिए लैला तुम्हारे पास आई थी। लेट मी टेल यू, तुम ना हैंडसम हो और ना ही बिना काम के कोई लड़की तुम्हारे करीब आएगी। ये सुनकर लैला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, त्रिशा ऐसा मत बोलो, अहान दिखने में बहुत अच्छा है और बहुत हैंडसम भी है। इस वक्त अहान को सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थी। लैला ने कहा, एक्चुअली जब मैंने इसे जाना और इसके करीब आई तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत स्पेशल है। ये सारी बातें त्रिशा को बहुत इरिटेट कर रही थी। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले और कहा, तुम हमारा मिशन भूल गई हो क्या? अगर तुम इसे लाइक करती हो तो तुम्हें पता है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या करेगी। तुम्हें उनका टॉर्चर याद है ना? ये सुनकर लैला के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो सिर्फ टॉर्चर के बारे में सुनकर ही घबरा गई थी, इसलिए वो चुप हो गई। जब त्रिशा ने ये देखा तब वो भी सेटिस्फाई हो गई थी। अचानक से रूम बिल्कुल शांत हो गया। लैला और त्रिशा खाना देने के बाद वहाँ से चली गई थी। अहान ने कुछ नहीं खाया, वो बस बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि दिन था या रात थी। रूम में बस एक नाइट लैंप जल रहा था। बाहर क्या हो रहा था उसका अहान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। बहुत देर बाद जब अहान ने आंखें खोली तब उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। उसे नहीं पता था कि वो रूम में कब आया। उसने उसके आने की आवाज़ सुनी थी, पर जब वो रूम में आ गया था तब उसे देखकर अहान ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया और वो बहुत शांत था। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और अहान के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने कहा, तुम पैनिक नहीं कर रहे? मुझे देखकर बहुत शांत हो तुम। अहान ने कहा, मैं पैनिक क्यों करूं? उस आदमी ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरे हवाले हो। तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला मैं करूंगा। अहान ने कहा, पर अब तक तो मैं ज़िंदा हूँ और तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए मुझे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। वो बस अहान के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसने अपना मास्क उतार कर साइड टेबल पर रख दिया। अहान बस ये देख रहा था और बहुत क्यूरियस हो रहा था। उसने कहा, अब तुमने मास्क हटा दिया है और मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तो क्या ये तुम्हारा मुझे मारने का कारण है? उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे पर कोई दाढ़ी मूंछ या फिर किसी तरह के कोई दाग धब्बे नहीं थे। उसकी आंखें शांत थी और चेहरा बहुत पीसफुल था। उसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। उसने कहा, तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। अहान ने कहा, फिर तुमने मुझे अपना चेहरा क्यों दिखाया? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं बाहर जाकर तुम्हारा चेहरा एक्सपोज कर दूंगा? उस आदमी ने कहा, मेरा सरनेम भी तुम्हारी तरह रायज़ादा ही है। मेरा नाम विशाल है। हमारा सरनेम सेम है, इसलिए मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना चेहरा ना दिखाऊं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अहान को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये सुनकर हैरान था कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। उसने कहा, मुझे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक पुरानी कहावत है कि कभी भी बुरे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो और कितने बुरे। विशाल ने कहा, मैं अच्छा हूँ या बुरा इस बात को जाने दो। मुझसे दोस्ती कर लो और फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं दोस्ती में तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का तोहफ़ा दूंगा। अहान ने एक पॉज दिया और कुछ सोचते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा तोहफ़ा है, पर मैंने कभी किसी दोस्त को दूसरे दोस्त की जान लेने के बारे में सोचते हुए नहीं देखा है। विशाल मुस्कुराया और कहा, पर अभी हम दोस्त नहीं बने हैं, इसलिए अभी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अहान ये बात सुनकर बहुत हैरान था, पर फिर वो मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। फिर तो तुम मुझे नहीं मारोगे ना? विशाल ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर कुछ काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अहान पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला था। आजकल के ज़माने में कोई भी किसी को बिना मतलब के दोस्त नहीं बनाता था। वो जानता था कि अगर विशाल ने ऐसी बात बोली है तो उसे बदले में कुछ ज़रूर हासिल करना है। अहान ने कहा, बोलो क्या बात है? अब तो हम दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, पर उससे पहले तुम मेरे हाथ पैर खोल दो। अहान अब तक बंधा हुआ था। विशाल मुस्कुराया और अहान के हाथ पैर खोलने लगा। वो जानता था कि पॉइजन की वजह से उसमें ताकत नहीं थी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं थी। उसके बाद विशाल ने कहा, बहुत छोटी सी बात है, तुम्हारे लिए तो ये केक वॉक है। अहान बैठ गया। उसने अपने हाथ पर स्ट्रेच किए और कहा, छोटी बात है या बड़ी बात है वो तो तब पता चलेगी जब तुम मुझे बताओगे कि क्या बात है। विशाल ने कहा, एक आदमी को मारना है। अहान ने पूछा, किसे?
उसका नाम कविश बोहरा है। ये नाम सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया था। एक कविश बोहरा को वो जानता था, इसलिए उसने कहा, क्या ये वही कविश बोहरा है जिसे मैं जानता हूँ? विशाल ने उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बल्कि कहा, हाँ, वही कविश बोहरा जिसे तुम जानते हो। ये बात सुनकर तो आहान और हैरान हो गया। उसने क्यूरियसली पूछा, जिस कविश बोहरा को मैं जानता हूँ वो बहुत ऑर्डिनरी इंसान है, उसे मारने में तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? उसे तो तुम आसानी से मार सकते हो। विशाल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं बोहरा फैमिली के किसी भी मेंबर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आहान को इस एक्सप्लेनेशन से भी कुछ समझ नहीं आया, बल्कि वो और कंफ्यूज हो गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किससे क्या प्रॉमिस किया था। उसे बस ये जानना था कि विशाल उसकी ही मदद क्यों चाहता है और उसका इससे क्या लेना देना है। आहान ने पूछा, मैं ही क्यों? ये काम तो कोई भी कर सकता है, और अगर तुम किसी को ज़्यादा पैसे दोगे तो वो इल्ज़ाम भी अपने सिर पर ले लेगा। विशाल ने आहान को देखा और कहा, यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हें ही करना पड़ेगा। आहान ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है? विशाल ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। आहान को लगा कि ये सारी फालतू बातें थी। अगर उसे बाद में उसके बारे में पता चलता तो वो समझ नहीं पाता कि उसने जो किया वो सही भी था या नहीं। पर विशाल नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वो उसे फोर्स भी नहीं कर सकता था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मेरी जान के बदले अगर मुझे उसकी जान लेनी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो बोहरा फैमिली है, उन्हें ये नहीं पता चल सकता कि कविश को मैंने मारा है। विशाल ने कहा, उसके मर्डर का इल्ज़ाम भी तुम्हें अपने सिर पर ही लेना पड़ेगा। इस बात से आहान बहुत कंफ्यूज हो गया। अगर वो वैसा करता जैसा विशाल चाहता था तो फिर उसका सीधा मतलब ये था कि वो चाहता था कि आहान और बोहरा फैमिली दुश्मन बन जाए। बोहरा फैमिली कोई छोटी फैमिली नहीं थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि आहान ने कविश को मारा है तो फिर वो भी उसे जान से मार देंगे। एंड में मरना उसे ही था, तो फिर विशाल अभी उसकी जान क्यों बचा रहा था? वो अभी भी तो आहान को मार ही सकता था। विशाल की बातें सुनकर आहान ने कहा, तुम मुझे बोहरा फैमिली। पर इससे पहले कि आहान अपनी बात पूरी करता, विशाल ने उसे बहुत अजीब तरह से देखा। उसकी आंखें ऐसे खुल गई थी जैसे उसे किसी ने शॉक दे दिया था, और वो अपनी छाती पर हाथ फेर रहा था। आहान कुछ समझ पाता इससे पहले ही विशाल के मुंह से खून निकलने लगा और वो बेड से नीचे गिर गया। आहान बहुत कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके सामने क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ गिरी थी और गिरते ही बिखर गई थी। आहान उठा और विशाल के पास गया। वो देखना चाहता था कि वो जिंदा है या मर गया। वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी। आहान ने उसे बहुत ध्यान से देखा, जैसे वो पता करना चाहता हो कि उसकी सांसें चल रही थी या नहीं। आहान ने उसे लात मारी और बहुत बार हिलाया ताकि वो कोई रिएक्शन दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाल मर चुका था। आहान ने उसकी पल्स रेट चेक की, वो रुक चुकी थी। जब आहान को विश्वास हो गया था कि वो मर चुका है, आहान के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जहर से मरा था, पर उसे जहर किसने दिया था? वहाँ पर तो कोई नहीं था। क्या वहाँ आने से पहले ही किसी ने उसे जहर दे दिया था, जिसका रिएक्शन अब हुआ था? आहान बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान था। उसका विशाल से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो इस मैटर में पड़ना नहीं चाहता था। वो तो विशाल से अभी अभी मिला था और उससे दोस्ती की थी, पर अपने नए दोस्त के लिए वो फंसना नहीं चाहता था। जब आहान के मन में ये उलझनें चल रही थी, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। आहान के मन में पहला ख्याल ये आया कि विशाल का खून ही आया होगा, ये देखने के लिए कि विशाल मर गया है या फिर नहीं। पर उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ उसे लैला नजर आई। आहान को लैला पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। रूम में आते ही लैला का मुंह खुल गया। उसने देखा कि वहाँ पर खून था और एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ था और आहान उसके बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही वो डर के मारे चिल्लाने वाली थी, आहान ने कहा, चिल्लाने की बेवकूफ़ी मत करना। लैला आहान की बात मानकर चिल्लाई नहीं और घबराते हुए आहान को देखने लगी। आहान ने कहा, दरवाज़ा लॉक करो। लैला ने आहान की ये बात भी मान ली और दरवाज़ा लॉक कर दिया। आहान ने पूछा, तुम्हारे पास जहर का एंटीडोट है? लैला ने ना में सर हिला दिया। आहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद विशाल के पास एंटीडोट हो। ये सोचकर वो विशाल के पॉकेट्स चेक करने लगा कि शायद कुछ मिल जाए। लैला अभी भी बहुत डरी हुई थी, पर उसने अपने आप को संभाल लिया था। उसने आहान की तरफ देखा, जो इस वक्त विशाल के पास से एंटीडोट ढूंढ रहा था, और उससे पूछा, इसे तुमने मारा है? आहान ने बिना उसकी तरफ देखे अपना काम करते हुए कहा, नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है।
लैला ने पूछा, तो फिर ये कैसे मरा? आहान ने गुस्से में कहा, मुझे क्या पता, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। जब उसने देखा कि आहान का गुस्सा आ रहा है तब वो चुप हो गई और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो आहान को नाराज़ नहीं करना चाहती थी और साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आहान ने बहुत अच्छे से विशाल को चेक किया, पर जब उसे कुछ नहीं मिला तब वो थोड़ा झुंझला गया। वो डिसअपॉइंटमेंट में खड़ा हुआ और जब उसने देखा कि लैला चुपचाप घबराई हुई खड़ी थी तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई थी? लैला ने जवाब दिया, मैं यहाँ ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो मैं खिलाने आई थी। ये सुनकर आहान का गुस्सा शांत हो गया था। लैला की इस केयर से उसका दिल पिघल गया था। उसने लैला को देखा और अब वो गुस्सा नहीं था। उसने कुछ सोचा और कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आहान अभी यहाँ से निकलना चाहता था, पर जहर की वजह से उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैला को पता होगा कि एंटीडोट कहाँ पर है, पर फिर भी उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एंटीडोट कहाँ है? आहान की उम्मीद से हटकर लैला ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ एंटीडोट कहाँ पर है। आहान एक ही बार में खुश भी हो गया और हैरान भी हो गया। उसने एक्साइटमेंट में कहा, क्या तुम सच में जानती हो एंटीडोट कहाँ है? कहाँ पर है? मुझे वहाँ लेकर चलो, मुझे वो एंटीडोट चाहिए। लैला ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और भागते हुए दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर आ गया। आहान जिस तरह भाग रहा था लैला समझ गई थी कि अब उसे आहान को वहाँ पर ले जाना ही पड़ेगा। उसने कहा, रुको आहान, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। इसके बाद दोनों एक टैक्सी में बैठे और ड्राइवर उन्हें लिली के बताए हुए एड्रेस पर ले गया। वो दोनों एक पुरानी हवेली के पास आए। जयपुर में सब कुछ नया था, बस एक ये हवेली थी जो बहुत पुरानी थी। उसके आसपास जो कुछ था सब रिनोवेटेड और मॉडर्न था। ये जगह कोई टूरिस्ट स्पॉट लग रही थी क्योंकि लोग लगातार अंदर जा रहे थे। ये सब देखकर आहान बहुत कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, एंटीडोट यहाँ पर है। लैला आहान के कंफ्यूजन का कारण समझती थी, इसलिए उसने कहा, यह जगह पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, अभी कुछ वक्त से इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। आगे वाले हिस्से में लोग घूमने आते हैं, पर पीछे एक छोटा घर है जहाँ पर एक अंकल रहते हैं, हमें उनके पास जाना है। लैला की बात मानकर वो उसके पीछे चलने लगा। आगे जितनी चहल पहल थी पीछे उतनी ही शांति थी। वो लोग हवेली को क्रॉस करके पीछे आए थे, इसलिए रास्ते में आहान ने बहुत सारी एंटीक चीज़ें देखी। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गया था, पर जब वो पीछे पहुँचे तब वहाँ पर बहुत शांति थी और जैसा लैला ने बताया वहाँ पर एक छोटा सा घर था। ऐसा लग रहा था कि वो हवेली से बिल्कुल अलग था। लैला ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बहुत बूढ़ी औरत आवाज़ आई। लैला ने आहान से कहा, यहाँ पर एक अंकल रहते हैं और ये घर उन्हीं का है। आहान इस घर और इन अंकल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोला तब आहान ने देखा कि उनकी आवाज़ और उनका चेहरा मैच करता था। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और सिर पर सफ़ेद बाल थे। वो भले ही बहुत बूढ़े थे, पर उनका पोस्चर बहुत इम्प्रेसिव था। उन्होंने लैला को तो तुरंत पहचान लिया, पर वो आहान को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, ये कौन है? लैला ने आहान के बोलने का इंतज़ार नहीं किया और कहा, अंकल ये मेरा दोस्त है, इसने गलती से आपका सॉफ्ट मसल्स पाउडर ले लिया है, हम उसका एंटीडोट लेने आए हैं। लैला के पास एक्सप्लेनेशन था, इसलिए आहान ने कुछ नहीं बोला और बस लैला की बात से सहमत हुआ था। बूढ़े आदमी को इस बात पर डाउट नहीं था, इसलिए उसने कहा, अंदर आ जाओ। आहान थोड़ा सा क्यूरियस था। जिस तरह लैला ने वो बात बोली थी उसे साफ पता चल रहा था कि जो जहर उसे दिया गया था वो उस बूढ़े आदमी ने बनाया था, पर उसका इस बात को लेकर कोई रिएक्शन नहीं था। शायद वो एक एक्सपर्ट थे और इस बात को लेकर पैनिक नहीं कर रहे थे। जब वो घर में घुसे तब आहान ने देखा कि घर का इंटीरियर कुछ खास नहीं था, वहाँ पर बस बहुत सारे पौधे थे। वो आदमी जब उन्हें एक रूम में लेकर गया तब वहाँ पर दवाइयों की खुशबू आ रही थी। बहुत सारी अलग अलग खुशबू थी, इसलिए आहान पहचान नहीं पा रहा था कि वहाँ पर कौन सी दवाइयाँ थी। लैला ने पूछा, अंकल क्या आप एंटीडोट अभी बना रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने एक नया फार्मूला तैयार किया है, बस उसे ट्राई करना चाहता हूँ। लैला ने तुरंत कहा, आप जो भी फार्मूला ट्राई करके एंटीडोट बनाएंगे वो बेस्ट होगा और जहर के असर को ख़त्म भी कर देगा। वो बूढ़ा आदमी उस फार्मूला को लेकर थोड़ा नर्वस था। वो बहुत सीरियसली काम कर रहा था। आहान के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बस इधर उधर देख रहा था। जब उस आदमी ने यह देखा तब उन्होंने कहा,
अगर तुम ऐसे ही यहाँ वहाँ देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। आहान चौंक गया, क्योंकि वो जानता था कि ये बात उससे कही गई थी। लैला भी डर गई थी, इसलिए उसने आहान को अपनी तरफ खींचा और आंख के इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। आहान जानता था कि अगर उसने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अच्छे बच्चे की तरह उस आदमी की बात मान लेने में ही भलाई है। उस आदमी ने जब आहान को ऐसे देखा तब उसने कहा, वहीं खड़े रहना और अंदर आने की कोशिश मत करना। इतना बोलने के बाद वो आदमी एक दूसरे रूम में चले गया। अभी की डांट से आहान समझ गया था कि इसलिए वो अब कोई गलती नहीं करने वाला था। लैला ने कहा, अंकल को अच्छा नहीं लगता जब कोई उनकी फार्मेसी में जाता है। वो नहीं चाहते कि उनकी दवाइयाँ कोई देखे। आहान लैला की बात समझ गया। उसे पता था कि हर इंटेलिजेंट और पावरफुल आदमी का कोई सीक्रेट होता है और सबका टेम्परामेंट अलग होता है। वैसा ही इनके साथ भी था। कुछ देर बाद वो रूम से बाहर आए तो उनके हाथ में एक छोटी कांच की बोतल थी। वो बोतल लैला को देते हुए उन्होंने कहा, ये सॉफ्ट मसल्स पाउडर का एंटीडोट है। 1 चम्मच पाउडर को 3 चम्मच पानी में घोलकर दिन में 3 बार लेना है। 1 डोज में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। लैला के हाथ में बोतल देखकर आहान बहुत बेचैन हो रहा था। ये बोतल उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। जब लैला ने यह देखा तब उसने वो बोतल आहान के हाथ में दे दी। बोतल हाथ में आते ही आहान बहुत रिलैक्स हो गया। उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी और वो अपने आप को डिफेंड करने लायक भी नहीं था। इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एंटीडोट लेने के बाद उसे और उस आदमी को थैंक यू बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। बाहर दोपहर का वक्त था, इसलिए काफ़ी धूप थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो उन्हें ही घूर रहा था। दिन के इस वक्त वो शराब पी रहा था और नशे में धुत था। वो अचानक से लैला की तरफ बढ़ा और चिल्लाया। इससे लैला बहुत डर गई और आहान के पीछे छुप गई। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। इसके बाद उसने आहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो मेरे साथ दारू पियो। उसने ये बात आहान से बोली थी, इसलिए शराब की स्मेल से आहान का मुंह बन गया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम थी। इस वक्त वो उस आदमी से डील नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके शरीर में अब तक जहर का असर था। वो जैसे ही उस आदमी को धक्का देने वाला था, उस आदमी ने कहा, मैं आपको जानता हूँ मिस्टर आहान रायज़ादा। ये बात सुनकर आहान चौंक गया और उसने उसे धक्का देने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसने उस आदमी को अच्छे से देखा, पर वो उसे नहीं जानता था। बहुत सोचने के बाद भी वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। ये कौन था जो आहान को जानता था, पर आहान उसे नहीं जानता था। उसे आहान से क्या काम था? उस आदमी को देखकर आहान ने कहा, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरा टेम्परामेंट कैसा है। उस नशेड़ी आदमी ने बहुत पी रखी थी, इसलिए उसे डकार आ गई। वो आहान के बहुत पास था, इसलिए आहान को उसकी स्मेल से इरिटेशन होने लगी थी। आहान ने अपना नाक और मुंह कवर कर लिया था, पर उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उस आदमी के हाथ में एक शराब की बोतल थी। उसने उसे अपने मुंह से लगाया और पीने लगा, पर उसमें एक बूंद शराब नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोतल को ज़मीन पर फेंक दिया। लैला बहुत डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसने आहान का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, प्लीज़ चलो यहाँ से। आहान ने पहले उस आदमी को देखा और फिर वहाँ से जाने लगा। जब उस आदमी के हाथ में बोतल नहीं थी तब उसका सारा ध्यान आहान पर था। उसने आहान से कहा, खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है। उसकी ये बात सुनकर आहान रुक गया। पहले तो उसे आग लगा कि वो झूठ बोल रहा है, पर उसके मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। उसने सोचा कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे उस बात कर लेनी चाहिए। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, तुम मुझे दारू पिलाओ, तब बताऊंगा। वो आदमी इतना नशे में था कि उसकी बात भी बोली नहीं जा रही थी, पर अभी भी उसे दारू पीनी थी। पर आहान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो चाहे तो मरने तक पी सकता था। आहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दारू पिलाता हूँ। उन्हें कोई बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग जहाँ पर थे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो अल्कोहल सर्व करता था। आहान उस आदमी को वहाँ लेकर चला गया और उसने 2 विस्की की बोतल ऑर्डर कर दी। वो आदमी बहुत खुश था। उसने एक बोतल खोली और अपना गिलास विस्की से भर लिया। उसने जैसे ही एक घूंट लिया उसे बहुत सुकून मिला। लैला भी उसे बहुत सीरियसली देख रही थी। उस आदमी ने कहा, दुनिया में अगर अमृत है तो ये है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। ये बात सुनकर सब उसे घूर रहे थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी।
वो विस्की को ऐसे देख रहा था जैसे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आहान ने पूछा, विस्की कैसी है? उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छी है। आहान ने कहा, तुम इतना ड्रिंक करते हो, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें रोके? तुम अकेले ही ड्रिंक करते हो क्या? ये बात सुनकर उस आदमी ने कहा, जब इंसान को लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते हैं तब वो अकेले ही ड्रिंक करते हैं, इसलिए मैं भी अकेले ही ड्रिंक करता हूँ। आहान ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूँगा? उस आदमी ने कहा, नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, क्योंकि मेरी नज़र में तुम मरने वाले हो, और जो लोग मरने वाले होते हैं मैं उनके साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ। उस आदमी ने मरने वाली बात आहान के सामने दूसरी बार बोली थी। आहान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ? क्या कोई मुझे मारने वाला है? उस आदमी ने अपनी ड्रिंक ख़त्म की और फिर आहान को देखा। इसके बाद उसने कहा, किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ये बात सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने कहा, कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है और मुझे मारने की सुपारी किसने दी है? उस आदमी ने कहा, तुम्हें कौन मरवाना चाहता है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर तुम्हें कौन मारना चाहता है ये मुझे पता है। ये सुनकर आहान ने कहा, कौन है वो जो मुझे मारने वाला है? उस आदमी ने कहा, वो मैं हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। इतनी बात बोलते ही उस आदमी ने आहान की तरफ अपना गिलास फेंका। आहान रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही वो गिलास सीधा उसकी छाती पर आकर लगा। आहान को लगा कि वो बच गया था, पर ऐसा नहीं हुआ था। गिलास आहान को बहुत तेज़ लगा था और जहर के असर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। आहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीरियस इंटरनल इंजरी हो गई थी। उस आदमी ने आहान को सरप्राइज और डाउट के साथ देखा और कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो। लैला ने देखा कि ये सब कुछ सडनली हुआ था और वो पैनिक करने लगी। वो सबसे पहले आहान के पास गई। वो देखना चाहती थी कि आहान की हालत कैसी थी। इस वक्त आहान के लिए अपने आप को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और चेयर पर बैठ गया और इस आदमी को गुस्से में घूरने लगा। अभी अभी रेस्टोरेंट में जो हुआ था उससे बहुत लोग डर कर चले गए थे और कुछ लोग जो ये ड्रामा देखना चाहते थे उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने भीड़ लगा ली थी। ये देखकर रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आ गया। उसने गुस्से में उन दोनों से कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। मालिक ने जैसे ही ये बात बोली उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अभी यहाँ लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वो आगे आया और उसने आहान का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। लैला रोकना चाहती थी पर वो जानती थी कि उसमें इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो आहान को वहाँ से ज़्यादा दूर लेकर नहीं गया था। पास में ही एक सुनसान सड़क थी। वो आदमी आहान को वहाँ पर लेकर आया था। उस आदमी ने आहान को धक्का दिया और वो कुछ दूर जाकर गिर गया। लैला भी उसके पीछे भाग रही थी। इस वक्त आहान को बहुत बुरा लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस जहर ने आहान को बहुत कमज़ोर कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हलाल होने वाला बकरा था जिसके साथ वो बेवड़ा जो मर्जी वो कर सकता था। जिस तरह लैला उसके साथ थी उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो आहान के लिए क्या फील करती थी। उसने भले ही आहान के साथ बहुत गलत किया था, पर अब वो जिस तरह से उसके साथ थी आहान पुराने सिकवे भूल गया था। अब वो लैला की किसी बात के लिए ब्लेम नहीं कर रहा था और वैसे भी इस वक्त ये सब सोचने का टाइम नहीं था। इस वक्त तो उसे ये सोचना था कि वो इस आदमी से कैसे बचेगा। उसने अपने सामने उसे नशे में धुत आदमी को देखा। विस्की पीने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसमें और एनर्जी आ गई थी। वो रेस्टोरेंट से दोनों बोतल्स अपने साथ लेकर आया था। उसने सिर्फ 2 गिलास विस्की पी थी, इसलिए अभी भी उसके पास बहुत सारी विस्की बची हुई थी। उसने आहान को देखा और बोतल से पीने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे दारू पिलाई, पर मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? जिस आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं वह बहुत ज़्यादा है और पैसों से ऊपर कुछ नहीं है। मुझे बहुत लालच आ गया था। आहान अगर इस सुनसान रोड पर मर जाता तो उसे अफसोस नहीं होता, पर कोई उसकी पैसों के लिए जान ले ये आहान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी जान की कीमत लगाए। वो लैला के हाथ के सहारे की मदद से खड़ा हुआ और उसने कहा, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें कितने भी पैसे दे सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें 2 गुनी रकम देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर उस आदमी का सिर चकरा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे आहान से पैसे मिल सकते हैं। डबल रकम सुनकर वो आदमी डबल माइंडेड हो रहा था। वो विस्की पीना भी भूल गया था और बस आहान को देख रहा था। पर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, पर ये तो रूल्स के खिलाफ है ना? आहान मुस्कुराया और उसने कहा,
इंसान ही होते हैं जो रूल्स बनाते हैं, और रूल्स बनते ही टूटने के लिए हैं। अगर बात पैसों की हो तो रूल्स को तोड़ा जा सकता है। वो आदमी हान की बात से सहमत था, इसलिए उसने कहा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। जिनके पास पैसा है बस वही इंसान है, बाकी तो बस जानवर हैं। उनको कोई पूछता भी नहीं है, सबको बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अहान समझ गया था कि वो आदमी लालची था और उसकी बात मान सकता था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं उस आदमी को मारने के लिए जो मुझे मारना चाहता था, तो तब तो तुम्हारे पास पैसे होंगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल पाएगा। उस आदमी ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है। अहान ने कहा, सब कुछ पैसों का खेल है। एक दिन तुम मर जाओगे और रूल्स यहीं रह जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि मरने से पहले रूल्स को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम क्या चाहते हो? रूल्स को सोचकर ऐसे ही जीना चाहते हो, या दोगुनी रकम के साथ अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हो? वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया था। जब वो कंफ्यूज होता था तब उसे पीना पसंद था। उसने विस्की की बोतल से एक ही बार में सारी विस्की पीनी शुरू कर दी। वो इतनी तेज़ी से पी रहा था कि आधी विस्की उसके कपड़ों पर गिर रही थी। अहान ने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था। पीने के बाद उसने बोतल दूर फेंकी और अहान को देखने लगा। वो मुस्कुराया और उसने कहा, जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझे उस आदमी से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर उससे ज़्यादा पैसा दोगे तो मैं उस आदमी को भी मारने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। मुझे इस काम के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। अहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डेड लोग पसंद हैं। वो जानता था कि जो उसे ज़्यादा पैसे देगा वो उसकी तरफ हो जाएगा। वो पैसों के लिए डेस्परेट और लालची था। इस बात का फ़ायदा अहान ने अपने फेवर में उठाया था, पर फिर भी वो उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। अहान ने कुछ सोचा और कहा, वैसे तुम्हें पैसे कितने दिए थे? कौन है वो जो चाहता है कि तुम मुझे जान से मार दो? वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जब मैं उसकी जान ले लूँगा तब आपको पता चल जाएगा। अहान ने कहा, तो उसका नाम बताने के लिए तुम क्या अमाउंट लोगे? वो आदमी ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं इतना गिरा हुआ और बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। अहान ये सुनकर हैरान था। उसने सोचा कि ये आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पर ऐसा नहीं था। उसके अपने उसूल थे जो वो फॉलो करता था। अहान का चेहरा देखकर उस आदमी ने कहा, मैंने अगर एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में नहीं बता सकता हूँ तो नहीं बता सकता हूँ। ये इम्पॉसिबल है। अहान ने उसके आगे कुछ नहीं कहा। अहान का चेहरा देखकर वो आदमी समझ गया था कि अहान उसकी बात समझ गया था। वो मुस्कुराया और उसने कहा, पैसे कब तैयार हो जाएंगे? मैं फिर से तुमसे जल्दी मिलूँगा। इतना बोलने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। शिवांक इस वक्त अपने होटल की लॉबी में बैठा था और एक मोटी बुक को देख रहा था। एक अनजान आदमी आया और उसके पास आकर बैठ गया। ना उस आदमी ने कुछ कहा और ना ही शिवांक ने कुछ कहा। कुछ देर बाद शिवांक को बहुत अजीब लगने लगा, इसलिए उसने पूछा, आप मुझसे मिलने आए हैं? उस आदमी ने शिवांक को सिगरेट ऑफर की, पर जब शिवांक ने मना कर दिया तब उसने अपने लिए सिगरेट जलाई और उसे पीने लगा। शिवांक इस वक्त बिल्कुल शांत था और उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। एक कश लेने के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। शिवांक ने कहा, कहो क्या बात है? उस आदमी ने कहा, बात तो बहुत छोटी है पर बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बात क्या है? ज़्यादा ज़रूरी है ये कि वर्मा फैमिली के हेड इस बारे में क्या सोचते हैं। शिवांक ने कहा, मुझे पहेलियाँ बुझाने वाले लोग कम पसंद हैं। जो भी बात है साफ साफ बोलो। उस आदमी ने कहा, सीक्रेट स्टेश में जाने के लिए जगह। ये सुनकर शिवांक की आंखें बड़ी हो गई। बहुत सीरियस होने की आदत उसे कभी भी नहीं थी, पर इस आदमी की बात से वो बहुत सीरियस हो गया था। ये बात सुनकर वो जान गया था कि उसके सामने जो आदमी है वो उसे और सीक्रेट स्टेश के बारे में जानता था। सीक्रेट स्टेश और गोल्ड कॉइन अब कोई सीक्रेट नहीं थे। काफ़ी लोग इनके बारे में जानते थे और अंदर जाना चाहते थे, पर यह आदमी डायरेक्टली शिवांक के पास आकर बात कर रहा था। ये थोड़ा अजीब था और इस बात ने शिवांक को सोचने पर मजबूर कर दिया था। शिवांक ने कहा, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपको मुझे एक कारण देना होगा कि मैं ऐसा क्यों करूं। वो आदमी जानता था कि शिवांक ये ज़रूर बोलेगा, इसलिए उसने अपने हाथ से सिगरेट फेंकी और अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर उसके सामने रख दिया और कहा, ऑफ कोर्स मैं कारण के साथ आया हूँ। इतनी बड़ी चीज़ मांगने के लिए मैं खाली हाथ कैसे आ सकता था?
शिवांक ने देखा कि उसके सामने एक हेयर पिन थी जो टूटी हुई थी। उस पर एक फूल लगा हुआ था और वो बहुत सिंपल हेयर पिन लग रही थी। शिवांक को समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसा क्या खास था। शिवांक उस आदमी के बोलने का इंतज़ार करने लगा। उस आदमी ने कहा, आप इस चीज़ को पहचानते हैं शिवांक जी? शिवांक उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, ये मैं सच कह रहा हूँ और मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। उस आदमी ने कहा, आप इसे अपने हाथ में लेकर क्यों नहीं देखते? उस आदमी की बात मानकर शिवांक ने उस हेयर पिन को उठाया और उसे देखने लगा। उसे इन सब का नॉलेज नहीं था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि उस पर जो फूल बना हुआ था और वो स्मूथ था और उसे बहुत फिनिशिंग से बनाया गया था। ऐसा अब होना मुश्किल था, मतलब ये पिन काफ़ी पुरानी थी। शिवांक के एक्सप्रेशन देखकर उस आदमी को समझ आ गया था कि शिवांक इन सब के बारे में नहीं जानता है। उसने कहा, लगता है आप इन सब से अभी अनजान है और चीज़ें पहचानते नहीं हैं। शिवांक ने ये बात सुनकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस उस आदमी की बात मान गया। इसमें झूठ बोलने वाली या छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। उस आदमी ने शिवांक के हाथ से वो पिन ली और कहा, ये पिन कोई मामूली पिन नहीं है, ये उस सीक्रेट स्टैश से आई है जो अब कुछ दिनों में आपके पास रखे गोल्ड कॉइन की मदद से खुलेगा। ये बात सुनकर कोई भी हैरान हो सकता था, पर शिवांक के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बस मुस्कुराने लगा। ये देखकर उस आदमी ने कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? शिवांक ने कहा, ये बात भरोसा करने लायक है ही नहीं, कोई रीज़न नहीं है कि मैं इस बात पर भरोसा करूं। उस आदमी ने कहा, आप यकीन नहीं कर रहे हैं, पर मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। ये पिन किसी औरत की नहीं बल्कि एक आदमी की है। ये पिन इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पिन जिसकी है वो आदमी इम्पोर्टेंट है। शिवांक ने कुछ सोचा और कहा, ये पिन किसकी है? मैंने कभी भी इसके बारे में या फिर इस आदमी के बारे में नहीं सुना है। उस आदमी ने कहा, ये पिन जिसकी है वो अभी तक जिंदा है और बहुत हेल्दी भी है। शिवांक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये पिन सीक्रेट स्टैश से आई है तो फिर अगर वो पिन सीक्रेट स्टैश से आई थी, मतलब वो पिन बहुत पुरानी थी और उसके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर जुड़ी हुई होगी। वो आदमी शिवांक के सारे कन्फ्यूज़न समझता था। उसने कहा, शिवांक जी, मैं आपकी कन्फ्यूज़न समझता हूँ। ये पिन जिनकी है वो अभी तक ज़िंदा है और ये पिन सीक्रेट स्टैश से ही आया है। शिवांक ने इस बारे में आगे बात नहीं की। उसने उस आदमी से कहा, अगर ये पिन इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर आप इसे मुझे क्यों दे रहे हो? उस आदमी ने कहा, ताकि इस पिन के बदले मैं सीक्रेट स्टैश में जा सकूं। शिवांक ने कहा, मैं इस पिन का क्या करूंगा? उस आदमी ने कहा, अगर ये पिन अपने ओनर के पास पहुंच गई तो फिर तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शिवांक ने कहा, तो फिर तुम ही उन्हें ये पिन लौटाकर अपने लिए सीक्रेट स्टैश में जाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? उस आदमी ने कहा, वो इंसान कुछ भी कर सकते हैं, बस बहुत कम काम है जो वो नहीं कर सकते हैं और उनमें से एक है सीक्रेट स्टैश में मेरी एंट्री करवाना। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। शिवांक चुप रहा। उसे नहीं पता था कि जो बात वो आदमी कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई थी। शिवांक कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी तरफ एक चाकू उड़ता हुआ आया। उस आदमी ने बुक की मदद से उस चाकू को रोक लिया और वो शिवांक को नहीं लगा, बल्कि वो उस बुक में घुस गया। उस आदमी ने शिवांक की एक खतरनाक वार से जान बचा ली थी। शिवांक ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो लोग मुझे मारने आए थे, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ तो आपको बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जब वो आपस में बात कर रहे थे तब जिस आदमी ने चाकू फेंका था वो उनके पास आ गया था। ये जानना मुश्किल था कि वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी था, क्योंकि डेजर्ट वुल्फ जानते थे कि वर्मा फैमिली का नया हेड शिवांक मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था। उनके हिसाब से उसे मारना बहुत आसान था। जैसे ही वो आदमी शिवांक पर अटैक करने आया, दूसरे आदमी ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने अटैकर पर ऐसा वार किया कि वो फिर उठ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी ने बहुत स्ट्रेंथ थी। एक ही पंच में ऐसा लग रहा था कि वो उसने सामने वाले की धज्जियां उड़ा दी थी। शिवांक उस आदमी की स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। जब वो आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था तब वर्मा फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा, शिवांक सर, आप ठीक तो हैं ना? शिवांक को फैमिली हेड बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, फिर भी वर्मा फैमिली के लोग उसके आसपास रहते थे। शिवांक ने कहा, मैं ठीक हूँ, इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, ऑल थैंक्स टू हिम। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि शिवांक ठीक है तब उन्होंने चैन की सांस ली। वो लोग जानते थे कि शिवांक को मार्शल आर्ट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी।
वो तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभात जैसे ग्रैंड मास्टर ने खुशी खुशी फैमिली हेड की पोजीशन शिवांग को क्यों दे दी थी, पर क्योंकि अब वो फैमिली हेड था इसलिए उनके लिए उसकी रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी था। वहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी सेटल हो गया था। जब वो लोग वहाँ से चले गए थे तब शिवांक ने उस आदमी से कहा, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पर मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। आपका नाम? उस आदमी ने कहा, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत छोटा मैटर है। अगर आप चाहें तो मेरी बात पर गौर ज़रूर करिएगा। और जहाँ तक बात मेरे नाम की है, शिवांग को लगा कि वो आदमी अपना नाम बताने में हिचकिचा रहा है, इसलिए उसने कहा, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। उस आदमी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे श्री बुला सकते हैं, ये मेरा रियल नाम तो नहीं है, पर इस नाम से मुझे बहुत लोग जानते हैं। श्री को इस वक्त सिर्फ सीक्रेट स्टैश की चिंता थी। अगर शिवांग उसकी बात नहीं मानता तो उसके लिए अच्छा नहीं था। वो किसी भी कीमत पर सीक्रेट स्टैश में जाना चाहता था। शिवांग ने कहा, ये हेयरपिन तो बहुत छोटी बात है, आपने मेरी जान बचाई इसलिए मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। श्री ने स्माइल किया और कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बहुत छोटी बात है। अगर आप ये कंडीशन नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, पर अगर मानते हैं तो आपको ये पिन लेनी होगी और उन तक पहुंचानी होगी जिनकी ये है। श्री को इतना फर्म देखकर शिवांक मान गया और उसने पिन अपने पास ले ली। उसके बाद श्री वहाँ से चला गया। अब अगर शिवांक को श्री से मिलना था तो उसे सीक्रेट स्टैश खुलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इस पिन को देख रहा था और सोच रहा था कि श्री ने जो कहा था वो सच था या फिर नहीं था। शिवांक ने सोचा उसके पास कुछ दिन थे, इसलिए वो इस पिन के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेगा। इस वक्त आहान अपने रूम में था और बहुत थका हुआ था। उसे बहुत सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई थी और उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ खास अच्छी रिकवर नहीं हुई थी। उसे रेस्ट की ज़रूरत थी, पर इस वक्त उसके दिमाग में बस दो ही बातें चल रही थी। एक तो वो जानना चाहता था कि उसे मारने की सुपारी किसने दी थी, और दूसरा वो उस नशेड़ी आदमी को जान से मारना चाहता था। जब आहान की आँख खुली तब लैला उसके पास बैठी हुई थी। वो नहीं जानता था कि वो उसके पास कब से थी, पर उसे देखकर आहान का दिल पिघल गया था। उसने अब तक जो भी किया था आहान सब भूल गया था, क्योंकि वह उसके साथ तब थी जब वो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। आहान को दवाई लेना पसंद नहीं था, पर फिर भी उस वक्त उसे जहर का एंटीडोट लेना ज़रूरी था। लला ने उसे दवाई में चीनी मिलाकर दे दी, जिससे उसका कड़वा टेस्ट बिल्कुल चला गया। शिवांक आहान ने मिलने के लिए आया था। जब वो वहाँ पर आया तब वो कुछ बोल पाता उससे पहले आहान ने कहा, मेरी एक इंसान को ढूंढने में मदद करो। शिवांक ने कोई सवाल नहीं कहा बल्कि कहा, ठीक है। आहान हैरान था कि शिवांक इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया था। उसने कहा, अब तुम बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए, पर एक बात मैं पहले ही बता दूं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात मान जाओगे। शिवांक को अभी भी समझ नहीं आया था कि शिवांक को उस पर इतना भरोसा क्यों था। वो भी ऐसा भरोसा था कि वो खुद उसके लिए फैसला लेता था। आहान ने कहा, भले ही कोई भी बात हो, इस बार मैं मना कर सकता हूँ। शिवांक ने उसे देखा और स्माइल करने लगा। ये देखकर आहान समझ गया था कि उसके मजाक को उसने सीरियसली नहीं लिया था। आहान ने कहा, अब बताओ भी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शिवांक ने आहान को उसकी और श्री की मीटिंग के बारे में बता दिया था। उसने कहा, श्री सीक्रेट स्टैश में जाना चाहता है, जिसके लिए मैं मान गया हूँ। आखिर उसने मेरी जान बचाई थी। आहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि बहुत सारे पावरलेस लोग थे जो सीक्रेट स्टैश में जाना चाहते थे और कोई ना कोई तिकड़म लगाने की कोशिश ज़रूर करने वाले थे। इसके बाद शिवांक ने बहुत सीरियसली आहान से पूछा, आहान, क्या तुम इस श्री को जानते हो? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आहान ने जब ये नाम सुना तब उसने सोचने की कोशिश की, पर उसे श्री नाम के किसी इंसान से मिलना याद नहीं आया था। बहुत सोचने के बाद आहान ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं श्री नाम के आदमी से पहले मिला हूँ। इसके बारे में भी मैंने शायद अभी तुमसे ही सुना है। शिवांक ने कहा, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा। इसके बाद शिवांक ने एक पॉज लिया और कहा, अभी ज़रूरी ये आदमी नहीं बल्कि ये हेयर पिन है।
उसने वो पिन निकाल कर पहले ही आहान के सामने रख दी थी। आहान उस पिन को बहुत क्यूरियसली देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस पिन को पहले कभी देखा था, पर कहाँ, यह उसे याद नहीं आ रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ये पिन तुम्हें श्री ने दी है और ये किसी ऐसे आदमी की है जिसे हमें ढूंढना है। शिवांक ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, सीक्रेट स्टैश खुलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस आदमी को ढूंढ सकते हैं। इसके बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। आहान भी इस पिन के बारे में जानना चाहता था और उसे इस आदमी से भी मिलना था, इसलिए वो मान गया। इतना ही नहीं, उसे लगा श्री भी बहुत पावरफुल है, इसलिए वो मान गया। शायद इस बहाने उसे श्री से मिलने का भी मौका मिल जाए। इस वक्त जयपुर के एक पार्क में राका बैठा हुआ था। वो वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था और अखबार पढ़ रहा था। ऐसा बहुत कम होता था जब जयपुर का मौसम इतना सुहाना हो, और इसलिए राका अपना टाइम बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके अखबार नीचे रखने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आया। राका ने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, जो उसे मारने गया था वो मर गया है। राका ने कहा, ये तो होना ही था, उसके साथ प्रभात है, तो फिर वो कैसे बच सकता था? अगर मैं होता तो उसे मार सकता था, पर यह किसी और के बस की बात नहीं है। उस आदमी ने कहा, उसे प्रभात ने नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने मारा है। राका ये सुनकर थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने पूछा, वो वर्मा फैमिली से मिलने क्यों आया था? उस आदमी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे वो उनसे सीक्रेट स्टैश के बारे में बात करने गया था। राका चुप हो गया। जब से हर्षद वर्मा वापस आया था तब से वर्मा फैमिली बहुत ऊपर उठ गई थी और डेजर्ट वुल्फ की पोजीशन उनके सामने अच्छी नहीं थी। राका ने उस आदमी से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? उस आदमी ने कहा, आहान रायजादा भी जयपुर में है। राका ने कहा, वो भी यहाँ है, तुम्हें कैसे पता? उस आदमी ने कहा, हमारे आदमियों ने शिवांग को उससे मिलने जाते हुए देखा था, वह बहुत वक्त से यहाँ पर है। राका ने कहा, तुम्हें क्या लगता है उनके बीच क्या बात हुई थी? उस आदमी ने कहा, पता नहीं। राका चुप हो गया। उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी ये तो वो नहीं जान सकता था, पर यह आदमी आहान के बारे में क्या सोचता था वो तो पता लगाया जा सकता था। इसलिए उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है आहान यहाँ क्यों है? उस आदमी ने कहा, उसी चीज़ के लिए जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आहान भी यहाँ पर सीक्रेट स्टैश के लिए ही आया है। राका ने उसकी तरफ देखा और कहा, पर तुम तो यहाँ उसके लिए नहीं आए हो। राका के सामने इस वक्त जो आदमी था वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी नहीं था। वो वहाँ पर सिर्फ राका से मिलने और उसे ये बताने आया था कि वो स्वॉर्ड किंग से डील करना चाहता है। उसके मन में वर्मा फैमिली के लिए जो नफरत थी वो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। राका भी इस बात को अच्छे से जानता था। उस आदमी ने कहा, हाँ, ये सच है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट स्टैश के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ वर्मा फैमिली से बदला लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर राका भी बहुत खुश था। उसने कहा, मैं प्रार्थना करूँगा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो ही मैं भी चाहता हूँ। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है। इस वक्त सब हर्षद वर्मा के भरोसे हैं, इसलिए सारा भार उन पर है। पर कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उसकी कमज़ोरी होगी। मुझे बस उसे ढूंढना है और सीक्रेट जानना है। राका ने कहा, पर क्या होगा? ये तो एक सीक्रेट है ना? उस आदमी ने कहा, सीक्रेट है तो क्या हुआ? शिवांग को उसके बारे में ज़रूर पता होगा। इसी सीक्रेट की वजह से हर्षद जयपुर आया होगा और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। राका उस आदमी की बातें सुनकर हैरान था। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई प्लान है? उस आदमी ने कहा, जब सीक्रेट स्टैश खुलेगा तब प्रभात उसमें जाएंगे, तब वर्मा का फैमिली हेड बाहर अकेला होगा, तब मैं मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और अपनी चाल चलूँगा। राका ज़ोर से हंसा और उसने कहा, सही है, जो अभी तक ये सही से उगा नहीं, वो वर्मा फैमिली का हेड आखिर कैसे बन सकता है? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? वो आदमी भी राका के साथ हंसने लगा। शिवांक और आहान एक साथ जयपुर शहर से थोड़ा दूर एक गांव में घूम रहे थे, पर उन्हें जैसा श्री ने बताया था वैसा कुछ नहीं मिल रहा था। शिवांक को श्री की बातों पर शक होने लगा था। शिवांक ने कहा, शायद हम सही जगह पर नहीं ढूंढ रहे हैं। आहान को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मिले या ना मिले इससे आहान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। जब वो एक रोड के एंड पर पहुँचे तब उन्हें एक आदमी मिला। शिवांक ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ पर किसी शर्मा फैमिली को जानते हैं? कोई ऐसा जिनका सरनेम शर्मा हो? पहले उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत देर से इस शर्मा सरनेम वाले आदमी को ढूंढ रहे थे,
पर कोई ऐसे इंसान को नहीं जानता था। पर सरप्राइजिंगली उस आदमी ने कहा, आप उस अपाहिज को क्यों ढूंढ रहे हैं? अपाहिज शब्द सुनकर शिवांग को बहुत अजीब लगा, क्योंकि श्री ने उस आदमी का लास्ट नेम बताया था, पिन के बारे में बताया था, पर यह नहीं बताया था कि वह अपाहिज है। पर उन दोनों के पास कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बस उस आदमी से मिलकर अपनी किस्मत ही आजमा सकते थे। शिवांक ने कहा, क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं उनका सरनेम शर्मा है? वो आदमी थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने कहा, दरअसल उनका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। बहुत सालों से ना किसी ने उसका नाम पूछा है और ना कोई उनसे मिलने आया है, इसलिए उनका पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो शर्मा है। ये बातें आहान को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से श्री ने उनके बारे में बताया था, उनका नाम कोई भूलना नहीं चाहिए था। आहान ने कहा, शायद ये वो नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। शिवांग को भी लग रहा था कि ये वो आदमी नहीं है, पर उसके हिसाब से देख कर आने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी से कहा, क्या आप हमें उनके घर ले जा सकते हैं? अगर वो एक बार देख लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और वैसे भी उनके पास बहुत टाइम था। वो आदमी उन दोनों को एक पुरानी सी झोपड़ी में ले आया था। उसने कहा, वो यहाँ पर रहते हैं, ये हमारे गांव का बहुत गरीब आदमी है। शिवांग को आहान के लिए आखिरी उम्मीद थी। शिवांग ने उस आदमी को थैंक यू बोला और फिर आहान से कहा, चलो यहाँ अपनी किस्मत आजमाते हैं। जैसे ही वो घर की तरफ जाने वाले थे, घर में से एक आदमी निकला। उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे और वो छड़ी की मदद से चल रहे थे। वो बहुत बूढ़े भी थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत साधारण से इंसान थे। उनका एक पैर सही नहीं था, इसलिए वो छड़ी की मदद से चल रहे थे। उस आदमी ने सही कहा था कि वो अपाहिज है। जब आहान और शिवांग उस आदमी को देख रहे थे, तब वो भी उन्हें देख रहे थे। उन्होंने उन दोनों को देखा और फिर नज़रें फेर ली। शिवांग एक बार ट्राई करना चाहता था, इसलिए उसने पिन निकाली और उस आदमी से पूछा, सर, क्या आप इस पिन को पहचानते हैं? बूढ़े आदमी ने पहले पिन को देखा और फिर शिवांग को देखा। उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता। जब उस आदमी ने सीधे तरीके से मना कर दिया था, तब शिवांग को विश्वास हो गया कि वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पर उस आदमी को देखकर शिवांग ने पूछा, क्या आपका सरनेम शर्मा है? उस आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो अपना नाम भूल चुके थे, और उन्होंने कहा, ऐसा लग तो रहा है कि ये मेरा सरनेम शर्मा है। शिवांग ने कहा, क्या आप अपना नाम भूल गए हैं? उस आदमी ने कहा, बहुत वक्त हो गया है किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है, इसलिए मैं भूल गया हूँ। वैसे भी कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी के मन में बहुत दर्द था, और ऐसा दर्द किसी सिंपल आदमी का नहीं हो सकता था। उन दोनों को एक बार के लिए लगा कि वो सिंपल नहीं है। जब उन्हें लगा कि वो कोई उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तब वो दोनों वहाँ से जाने लगे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब वो वहाँ से जा रहे थे, तब वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए। जब आहान उन्हें देख रहा था, तब एक आदमी ने कहा, क्या घूर रहा है बे? आंखें निकाल कर ना हाथ में दे दूंगा। आहान ये सब बातें सुनकर ना खुश हो गया था, पर उसने उन्हें सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस उन्हें घूरता रहा। आहान के घूरने से वो थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने आहान को इग्नोर किया और आगे आ गए। उन्हें उस बूढ़े आदमी से काम था। उनके लीडर ने उस आदमी से कहा, ओह अंकल जी, महीना ख़त्म होने को आया है, अब तो हमारे पैसे दे दो ना। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे दिए थे जो वो वापस चाहते थे। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको यहाँ से कोई कीमती चीज़ ले जानी है तो आप ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर वो लीडर नाराज़ हो गया और उसने कहा, अंकल जी फालतू बकवास मत करो। आपने मुझसे 80,000 रुपये लिए थे, अब उन्हें वापस करने में नाटक कर रहे हो। आपने अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे, अब वापस नहीं कर रहे हो। हमें भी तो कमाई करनी पड़ती है, हमने कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल रखा है। वो आदमी उस बूढ़े आदमी से पैसे चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। जनरली ऐसी सिचुएशन में आहान आगे आकर मदद कर देता था, पर इस बार वो पीछे खड़ा था। आहान के अलावा शिवांग भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखकर आहान ने कहा, तुम पीछे खड़े होकर देख क्या रहे हो? शिवांग ने कहा, तुम भी तो आगे जाकर मदद नहीं कर रहे हो। आहान ने कहा, मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए आगे नहीं जा रहा हूँ। तुम भी मेरे जैसे ही हो क्या? शिवांग ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, मैं इंसान तो अच्छा हूँ और मदद करने के लिए भी तैयार हूँ।
अहान ने कहा, फिर क्या सोच कर रुके हुए हो? तुम्हारे लिए 80,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है? जाओ और मदद करो उनकी। शिवांक मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं। शिवांक की बात सुनकर अहान समझ गया था कि वो क्या सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि ये बात आगे कहाँ तक जाने वाली थी। इससे वो अंदाज़ा लगाना चाहता था कि वो आदमी कौन था और उनका बेटा कौन था और उसे क्या हुआ था। जब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तब उन गुंडों का लीडर कहता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हमें आपका घर बेचना पड़ेगा, फिर खाते रहना दर दर की ठोकरें, बिना छत के तो आप मर जाएंगे। बूढ़े आदमी को इस धमकी से खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा, एक दिन तो मुझे मरना ही है, इसलिए कल मरता आज मर जाऊंगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी के कितने ही दिन बचे हैं, अगर पहले मर गया तो अपने बेटे को तो देख लूँगा। ये बातें सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों में उसका सामना कभी ऐसे इंसान से नहीं हुआ था जो डरता नहीं था। वो इस बूढ़े आदमी पर हाथ भी नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा, ओ अंकल, आपको क्या लगता है मैं आपका घर बेच नहीं सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं। ये सुनकर उस आदमी को और गुस्सा आया और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में उसके साथी ने उसे रोक लिया और कहा, भाई, अगर आपने इन्हें मारा और ये मर गया तो ये बात कोर्ट तक चली जाएगी और हम धक्के खाते रह जाएंगे। शिवांग को लगा कि ये सही वक्त है, इसलिए वो आगे आया और उसने कहा, जो भी अमाउंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जब उस आदमी ने ये बात सुनी तब वो शिवांग को देखने लगा। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, तुम सच में इनके पैसे दोगे? शिवांग ने हाँ में सर हिला दिया। उस आदमी के साथ जो बाकी लोग थे वो हंसने लगे। उनके लीडर ने कहा, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 80,000 रुपये हैं। कैश दोगे या बैंक ट्रांसफ़र करोगे? पर इससे पहले शिवांग कुछ बोल पाता उस आदमी ने फिर से कहा, वैसे तुम किसी और के लिए पैसे दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ। तुम मुझे 70,000 रुपये दे सकते हो। उसे डर था कि शिवांग उसे गलत ना समझ ले, इसलिए उसने पहले ही पैसे कम कर दिए। इस बात पर शिवांग मुस्कुराने लगा। उसने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला जिसमें से उसने पूरे 80,000 रुपये निकाले, पर उसे वो सीधा उस आदमी के हाथ में नहीं दिए, बल्कि उससे कहा, ये पूरे 80,000 हैं, पर मैं ये तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे। ये सुनकर उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसे मतलबी ज़माने में कोई किसी के पैसे भर सकता था। उसे लगा कि शायद शिवांग उसे जवाब जानने लगेगा और फिर उसे पैसे नहीं देगा। उस आदमी का ये कन्फ्यूज़न देखकर शिवांग समझ गया था कि वो क्या सोच रहा था। उसने उस आदमी को 40,000 रुपये दिए और कहा, अब तो मेरी बात पर भरोसा कर लो। हाथ में 40,000 रुपये आने के बाद वो बहुत खुश हो गया और उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो सवाल पूछने हैं पूछ लो, अगर मेरे पास जवाब हुआ तो मैं जवाब दे दूंगा। उस बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था। जब वो लीडर शिवांग के पास आ गया था तब वो बूढ़ा आदमी लकड़ी काटने चला गया था। वो बहुत अजीब आदमी था और हाँ लगातार उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। शिवांक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से पूछा, तुमने कहा था कि उन्होंने अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे, क्या चल रहा है? उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है, 2 साल पहले इनके बेटे की किडनी फेल हो गई थी। डायलिसिस करवाने के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे, पर उस वक्त मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपये थे जो मैंने इन्हें दे दिए। अब ये लौटा नहीं रहे हैं और मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो रहे हैं। जब वो आदमी ये बात बता रहा था तब उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो कितना डिसअपॉइंटेड था। शिवांक ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर उनके बेटे का क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, होना क्या था, किडनी फेल होने के बाद वो ज़िंदगी से फेल हो गया। शिवांक ने पूछा, तो इनके बेटे की मौत के बाद इनका कोई और रिश्तेदार नहीं है? उस आदमी ने कहा, नहीं, कभी सुना तो नहीं। ये बहुत सालों से यहाँ पर हैं, पर मैंने कभी किसी रिश्तेदार के बारे में नहीं सुना है। मैंने सुना है कि ये कहीं से भाग कर आए हैं। शिवांक ने कुछ सोचा और जब उसके पास पूछने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, वो समझ गया था कि वो आदमी एक बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी आदमी था। ये वो आदमी नहीं था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। उस आदमी को बाकी के पैसे देने के बाद जब शिवांक ने अहान को चलने के लिए कहा तब उसने देखा कि वो बहुत अजीब तरीके से उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। शिवांक ने अहान से कहा, क्या हुआ? शिवांक की आवाज़ सुनकर अहान का ध्यान वापस आया। उसने कहा, ये उतने सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। शिवांक ने कन्फ्यूजन में पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अहान ने कहा, इनके हाथ के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं। वो जिस तरह से लकड़ी काट रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
शिवांक ने कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, ये मार्शल आर्ट्स जानते हैं? आहान ने कहा, ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स जानते ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। शिवांक ने इस वक्त उस आदमी के लिए जो सोचा था वो उसे भूल गया था और उस आदमी को गौर से देखने लगा। वो आदमी बहुत सफाई से लकड़ी काट रहे थे। शिवांक भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? आहान ने कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। शिवांक को आहान की बात पर पूरा भरोसा था। वो एक बार फिर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसने कहा, सर मैंने आपको पैसों का मामला सेटल कर दिया है। बूढ़े आदमी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। ये देखकर शिवांक को ना बुरा लगा और ना ही उसे गुस्सा आया। उसने कहा, मैं यहाँ सिर्फ इस पिन के बारे में पता करने आया हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो हमें तुरंत यहाँ से चले जाएंगे और आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। पर अभी भी उस आदमी ने कुछ नहीं कहा था। वह बस लकड़ी काटने में बिजी था। उसने ना कहा और ना हाँ कहा था। जब वो कुछ नहीं कह रहा था तब शिवांक के लिए भी वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। वो वहाँ पर पिन का मालिक ढूंढने इसलिए आए थे ताकि वो पिन उसे दे दें, ना कि इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज थे। पर जब वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे तब शिवांक ने मन में सोचा, पता नहीं सच क्या है, पर मैं इन्हें फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जब शिवांक आहान के साथ वापस जाने लगा तब उस आदमी ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और कभी भी मर सकता हूँ। तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? शिवांक और आहान दोनों मुस्कुराने लगे। जब तक वो बात करने के लिए तैयार थे तब तक स्कोप था। शिवांक ने कहा, श्री नाम के आदमी ने हमें आपको ढूंढने के लिए कहा था। शिवांक अब श्योर हो गया था कि वो आदमी उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। श्री उनसे सिर्फ इतना चाहता था कि वो उस आदमी को ढूंढ ले। वो आदमी भी श्री को जानते थे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बात सुनकर शिवांक ने कहा, वो अच्छा तो है पर साथ ही में झूठा भी है। वो आदमी नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था और उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने आहान और शिवांक को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और उन्हें घर में चलने के लिए कहा। जब उन्होंने अपनी छड़ी उठाई तब शिवांक उनकी मदद करना चाहता था पर उन्होंने मना कर दिया। जब वो घर में घुसे तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक टेबल और कुछ स्टूल थी जिन पर भी मिट्टी लगी हुई थी। वो आदमी एक स्टूल पर बैठ गए और उन्होंने उन दोनों को भी बैठने के लिए कहा। स्टूल साफ करने के बाद वो लोग भी बैठ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ये पिन मेरी भी है और नहीं भी। दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए थे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला और उस आदमी के बोलने का इंतज़ार किया। उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू की, ये पिन एक बहुत खूबसूरत लड़की की है। अगर वो मर नहीं गई होती तो अब तक बहुत बूढ़ी होती। वो शायद सबसे सुंदर बूढ़ी औरत होती। वो कैसी दिखती थी ये मुझे अभी भी याद है, पर सिर्फ ख्यालों में। अगर कोई मुझे उसकी याद ना दिलाए तो शायद मैं उसे भूल जाता। इस पिन के पीछे जो लोग और उनकी जो कहानी थी उसमें शायद प्यार था, मौत थी और सबसे ज़रूरी दुख था। आहान ने पूछा, क्या आप उनकी मौत से बहुत दुखी हो? उस आदमी ने कहा, पहले था, बहुत दुखी था। उसकी मौत के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, पर अब मैं वो सब भूल चुका हूँ। अब मुझे दुख क्या होता है ये अच्छे से याद नहीं है। फिर वो कुछ सोचने लगे और उन्होंने कहा, ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मैं इसके बारे में ही भूल गया। फिर एक पॉज के बाद उन्होंने कहा, पर ये सब पास्ट की बातें हैं। वो आदमी भले ही ये बातें बोल रहे थे पर आहान और शिवांक को नज़र आ रहा था कि वो कितने दुखी थे। वो उनकी यादों को कभी भूल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भी इसके बारे में आगे बात करके उन्हें दुखी नहीं किया। हेयर पिन वापस शिवांक को देने के बाद उन्होंने पूछा, अगर तुम दोनों मुझे इस पिन की वजह से ढूंढने आए हो तो फिर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, क्या पूछना है? अब दोनों को ऐसा लग रहा था कि श्री ने कुछ झूठ नहीं बोला था। वो उस पिन के बारे में जानते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पिन उनके किस नाम की थी। उसका मार्शल आर्ट्स बहुत हाई लेवल का था, पर क्या वो ग्रैंड मास्टर के लेवल का था? शिवांग फैमिली हेड था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो आहान की तरफ देख रहा था और आहान के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, सिर, क्या आप पहले भी मास्टर सूर्या की सैबर तकनीक यूज़ करते थे? ये बात सुनकर वो आदमी बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा इस तकनीक के बारे में किसी को पता होगा।
जिस मास्टर सूर्या की आहान बात कर रहा था वो एक टाइम पर बहुत पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर थे। उन्होंने अपनी एक सैबर तकनीक बनाई थी जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर पहुंच गए थे, पर इस तकनीक के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को सैबर तकनीक के बारे में पता होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने पहले इस तकनीक को देखा नहीं था, पर आहान ने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। उसके मास्टर नारायण उसे अक्सर इनके बारे में बताते रहते थे। आहान को जब भरोसा हो गया कि वो सैबर तकनीक जानते थे, तब उसने कहा, क्या आप ये सैबर तकनीक मुझे पास ऑन कर सकते हैं? आहान जानता था कि उसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो गलत था। शायद कोई अपनी सीक्रेट ट्रिक ना बताना चाहे, पर फिर भी आहान ने बोल दिया था। वो आदमी बहुत देर तक आहान को देखते रहे, पर उनके चेहरे पर कोई गुस्से का एक्सप्रेशन नहीं था। आहान को भी वो आदमी नॉर्मल लगा, इसलिए वो भी बहुत रिलैक्स था। उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सैबर तकनीक किसी को तो पता होनी ही चाहिए। आहान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर इस आदमी का मन हुआ तो वो तकनीक पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब भी आहान का कोई नुकसान नहीं था। बूढ़े आदमी से बात करने के बाद दोनों उनके घर से खाली हाथ निकल गए। उन्होंने आहान को सैबर के बारे में नहीं बताया था। जब शिवांक ने उनसे कहा कि वर्मा फैमिली उनका ख्याल रख सकती है, तब भी उन्होंने मना कर दिया था और कहा कि वो यहीं पर अकेले रहना चाहते थे। इस बात से उन दोनों को ही कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जो आदमी राका से मिला था अब वो मीनू के साथ था। दोनों एक बहुत शांत और खूबसूरत रास्ते पर चल रहे थे। मीनू ने मजाक में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये इतनी सुंदर जगह है, कहीं तुम अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने वाले हो? उस आदमी ने कहा, मिस मीनू, आप मेरे दिल की बात समझ गई, अब मेरे बोलने का क्या फ़ायदा होगा? ये बात सुनकर मीनू हैरान हो गई थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो मजाक की बात का जवाब इस तरह देगा। पर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तुम मुझे मिस मीनू क्यों बोलते हो? सिर्फ मीनू बोला करो, मैं भी तो तुम्हें मानस ही बोलती हूँ। उस लड़के का नाम मानस था। मानस ने कहा, ठीक है, मैं अब से आपको सिर्फ मीनू ही बोलूँगा। उसके बाद मीनू ने कहा, तुम भी बोल सकते हो। ये बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बात करना चाहते हो तुम? मानस ने कहा, दरअसल मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मीनू ने कहा, क्या सवाल है? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं सब सवालों के पूरे जवाब नहीं दूंगी। मानस ने कहा, आप जितना बताना चाहें उतना बता सकती हैं। मीनू ने कहा, ठीक है, पूछो। मानस मुस्कुराया और उसने मीनू से कहा, मैंने सुना है कि एक बार आपको वर्मा फैमिली ने किडनैप कर लिया था। इसके बारे में डेजर्ट वुल्फ जानता था, इसलिए उसने झूठ नहीं बोला और कहा, हाँ ऐसा हुआ था। तो मीनू के हिसाब से उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। उसके बाद मानस ने कहा, फिर आप वापस कैसे आईं? उन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर वहाँ से भाग कर आईं? एक्चुअली मुझे सच नहीं पता है, आप ही बता सकती हैं। मीनू के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने कहा, इतना सब तुम्हें क्यों जानना है? तुमने जो सुना है वो सच है और यकीन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, मुझसे सवाल मत पूछो। जब मीनू के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए तब मानस समझ गया था कि वो कुछ छिपा रही हैं, पर मीनू बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए मानस ने भी उसे फोर्स नहीं किया था। उसने कहा, मैं तो बस क्यूरियस था इसलिए पूछ लिया। ऑफ कोर्स मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊंगा, मैं तो बस जानना चाहता था कि आप वहाँ पर किसी वर्मा फैमिली के मेंबर से मिली थी क्या? मीनू समझती थी कि मानस के दिमाग में क्या चल रहा था। राका ने उसे बताया था कि मानस हर्षद वर्मा से कितनी नफरत करता था। मीनू नहीं जानती थी कि इस नफरत की वजह क्या थी और ना उसे ये बात जानने में कोई इंटरेस्ट था। वो जानती थी कि उसके लिए सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। मीनू मुस्कुराई और उसने कहा, तुम वर्मा फैमिली के बारे में जानना चाहते हो ताकि उनसे डील करने में आसानी हो, है ना? ये बात सुनकर मानस हैरान हो गया था क्योंकि उसने कोई भी बात डायरेक्टली नहीं पूछी थी। फिर भी मीनू उसके मन की बात समझ गई थी। उसने कहा, अगर हम अपने दुश्मन को अच्छे से पहचान जाएं तभी तो उनके बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। मीनू ने कहा, जिसने मुझे किडनैप किया था वो इस वक्त वर्मा फैमिली का हेड है, शिवांक वर्मा। मानस ने कहा, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट है। मीनू ने जवाब दिया, अगर वो पावरफुल नहीं होता तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे किडनैप कर पाता।
मानस ने कहा, पर ये सब इतने सिंपल नहीं है। शिवांक वर्मा फैमिली में सबसे लास्ट में आता है और अब वो फैमिली हेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास तो कोई मार्शल आर्ट स्किल्स भी नहीं है। फिर वो इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है? मीनू सीरियस हो गई और उसने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है? मानस ने कहा, वीरेंद्र वर्मा की मौत के बाद डेजर्ट वुल्फ जानते थे कि वर्मा फैमिली कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रभात को अपना टारगेट बनाया। इस वक्त शायद वो लोग कुछ प्लान कर ही रहे थे। शायद शिवांग कुछ पहले से जानता था। मीनू समझ गई थी कि मानस क्या कहना चाहता था। उसने कुछ सोचा और कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। उनमें से कोई भी डेजर्ट वुल्फ के साथ काम करे, यह इम्पॉसिबल है। जो प्लान था डेजर्ट वुल्फ ने अकेले बनाया था। उसके बाद दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। मीनू से मिलने के बाद मानस एक बार में आ गया। वहाँ पर पहले कोई उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मानस को पानी दिया और पूछा, प्लान कैसा चल रहा है? मानस ने कहा, सब सही है। डेजर्ट वुल्फ के लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ है। उस आदमी ने कहा, सही है। मानस ने अपना सिर हिलाया और कहा, सब इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। डेजर्ट वुल्फ बहुत चालाक है। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मानस ने कहा, डेजर्ट वुल्फ अकेला नहीं है। कोई मिस्टीरियस फोर्स उनके पीछे है। कोई है जो छुप कर उनका साथ दे रहा है। उस आदमी ने कहा, उससे हमारे प्लान पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना? मानस ने कहा, नहीं। तभी वहाँ पर कोई आया और उसने पूछा, कौन है वो जो डेजर्ट वुल्फ का साथ दे रहा है? जब मानस ने उसकी तरफ देखा तब वो तुरंत पहचान गया कि वो कौन था। उसने कहा, तुम? इस वक्त उसके सामने जो खड़ा था वो अपना मुंह ढके हुए था। वो कोई और नहीं बल्कि लखन था। मानस ने उसकी तरफ देखा और रूखी टोन में कहा, मैंने तुम्हें काफ़ी बार देखा है, पर हमारे बीच कभी दोस्ती नहीं हुई। अब यहाँ क्यों आए हो? लखन ने कहा, इतना टशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट वुल्फ के बारे में तुम क्या सोचते हो वो सब मैंने सुन लिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उन्हें बता दूंगा? मानस ने कहा, तुम्हें अगर उन्हें ये बात बतानी है तो बता सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लखन ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। ये सुन मानस ने कहा, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। ठीक है, फिर मैं काम की बात करता हूँ। लखन सीरियस होकर बोला, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मानस ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी है। लखन ने कहा, मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम डेजर्ट वुल्फ को ट्रैप कर लो। मानस ने मना कर दिया, इस वक्त मेरा डेजर्ट वुल्फ को धोखा देने का कोई विचार नहीं है, इसलिए तुम चाहे कुछ भी बोल दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोलते ही लखन ने मानस पर अटैक कर दिया। जो आदमी मानस के साथ था उसने उससे कहा, मानस तुम यहाँ से जाओ, इसे मैं देखता हूँ। मानस ने कहा, ठीक है, पर लखन उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं था। पर उसने सामने जो आदमी था वो भी मार्शल आर्टिस्ट था। उसने लखन को अपने साथ लगाया हुआ था, पर लखन की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसने उस आदमी को कंट्रोल कर लिया। इस वक्त मानस वहाँ से जा चुका था। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक ब्लैक फिगर उसकी तरफ बढ़ रही थी। मानस समझ गया था कि उसका साथी मर चुका है और लखन उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया है। लखन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। मानस ने कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मार दोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए खतरा हो। अगर मुझे अपने काम में सक्सेसफुल होना है तो फिर मुझे तुम्हें ख़त्म करना ही होगा। लखन की ये बात सुन मानस ने कहा, तुम मुझसे डरते हो। तुम्हें जो सोचना है सोच सकते हो। इतना कहने के बाद लखन आगे बढ़ने लगा, पर इतने में ही मानस ने अचानक से उस पर बहुत खतरनाक अटैक कर दिया। लखन कुछ कदम पीछे हो गया और मानस को शौक में देखने लगा। उसने कहा, तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो? मानस ने कहा, हाँ, पर यह एक सीक्रेट था, लेकिन अब तुम जान गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले। ये बात जानने वाले तुम पहले और आखिरी इंसान हो। लखन अब तक शौक से उबरा ही नहीं था। मानस के अटैक की वजह से उसका हाथ नम हो गया था। मानस फिर भी नहीं रुक रहा था, इसलिए उसे अटैक करना ही पड़ा। दोनों के बीच में एक टक्कर वाली फाइट चल रही थी। मानस ने मन बना लिया था कि वो लखन को मार कर ही छोड़ेगा, पर लखन कुछ कम नहीं था। भले ही उसे वह बहुत जगह पर इंजरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो फाइट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आहान सड़क पर अकेला चल रहा था। जब वो उस बूढ़े आदमी से मिलकर वापस आए थे तब तक अंधेरा हो चुका था। आहान को शिवांग की सेफ्टी की चिंता थी,
इसलिए उसने पहले ही शिवांग को उसके होटल भेजा और अब अपने होटल जा रहा था। सड़क पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सारा शहर सो गया हो। इस शहर में दिन के वक्त जितनी चहल पहल रहती थी, रात के वक्त उतनी ही शांति रहती थी। इस वक्त अहान भी बहुत थका हुआ था, पर तभी उसे किसी के भागने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। अहान ने अंदाज़ा लगाया कि जो लोग भाग रहे थे वो शायद बहुत थके हुए थे, पर अहान ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि शायद कोई गैंग होगी, पर उसे नहीं पता था कि कुछ ही पल में वो आवाज़ इतनी पास आ जाएगी जैसे वो लोग उसके पास ही आ रहे हों। अहान ने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो जिस तरह से भाग रहा था, साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत सीरियस चोटें आई थी। अहान को वो फिगर बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अंधेरा था और सिर्फ स्ट्रीट लाइट चल रही थी, इसलिए अहान उसे ढंग से पहचान नहीं पा रहा था। जब वो थोड़ा और पास आया तब अहान पहचान गया कि वो लखन है। अहान भी उसकी तरफ भागा, पर इससे पहले अहान उस तक पहुंच पाता तो बेहोश होकर गिर गया। अहान उसके पास आया और उसने देखा कि उसका बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी। अहान लखन को उठाना चाहता था, पर जब उसने देखा कि उसको बहुत चोट आई है और वो बेहोश है, तब उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले उसने देखा कि उसकी हार्ट बीट कैसी थी। उसके बाद उसने देखा कि उसके बहुत सीरियस और डेलिकेट जगहों पर इंजरी हुई थी, जो सिर्फ हॉस्पिटल जाकर ठीक हो सकती थी। अचानक से अहान को एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे था। जैसे ही अहान ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। अहान ने सोचा कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। बाकी सबके लिए तो रात बहुत शांति से गुजर रही थी, पर दो लोग थे जो बहुत परेशान थे। एक था अहान और दूसरा था मानस। दोनों ही लखन की वजह से परेशान थे। मानस जानता था कि लखन मरा नहीं था, इसलिए वो बहुत बेचैन हो रहा था। लखन ने अपना QI बहुत बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग पाया था। मानस उसे भागने देना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने वहाँ पर आने को देखा, अहान को देखा तो वो खुद वहाँ से भाग गया। उसने अपनी असली स्ट्रेंथ लखन के सामने दिखा दी थी और अब अहान के सामने नहीं दिखाना चाहता था। इसके अलावा वो अहान से डरता भी था। वो जानता था कि वो अहान को नहीं हरा पाएगा। अब उसे ये डर था कि अगर लखन नहीं मरा तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। अहान लखन को वर्मा फैमिली के हॉस्पिटल में ले आया था। ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान तो बच गई थी, पर वो कोमा में चला गया था। अहान अब कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन पहले वो उसकी मदद करना चाहता था, पर अब वो खुद कोमा में था और कोई नहीं जानता था कि उसे होश कब आएगा। ये सोचकर अहान बहुत परेशान हो रहा था। वो ये भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा किसने किया था। क्या अहान मानस की असलियत जान पाएगा? हॉस्पिटल वर्मा फैमिली का था, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था शिवांग को पता चल गया था। इतनी सीरियस चोट के बाद भी लखन की मौत नहीं हुई थी, इसलिए शिवांग ये भी समझ गया था कि वो कोई बहुत पावरफुल इंसान है। शिवांग ने अहान से पूछा, इनकी हालत कैसी है अब? अहान ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सिर हिला दिया। शिवांग लखन को नहीं जानता था और अहान ने भी उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, पर शिवांग ने उससे उसके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया, ये कौन है? अहान ने कहा, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मुझे बस इतना पता है कि ये मुझे ढूंढता हुआ आया था और मेरी मदद चाहता था। उसने मुझे अपना असली नाम भी नहीं बताया है और बस इतना कहा था कि मैं इसे लखन बुला सकता हूँ। शिवांग ने ये नाम लिया और फिर अपने साथ आए प्रभात की तरफ देखा और पूछा, प्रभात अंकल, क्या आप इसे जानते हो? प्रभात ने उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचा और फिर मना कर दिया। अहान ने कहा, ये बहुत अलग आदमी है। ये नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। पता नहीं ऐसा क्या राज है जो ये छुपा रहा है। शिवांग ने पूछा, ये अचानक से तुम्हें ढूंढते हुए आया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अहान ने कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये सिर्फ सी लायन वो टावर से डील करना चाहता है और इसे मुझसे बस मदद चाहिए। इसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पर शिवांग को इस बात पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, प्रभात अंकल ने कहा था कि जैसे लखन को इंजरीज हुई हैं, ये सी लाइन टावर का काम नहीं है, ये किसी और ख़तरनाक इंसान का काम है। अहान ने भी लखन की चोटें देखी थी। वो भी जानता था कि उसकी चोटें बहुत ज़्यादा गहरी थी, पर फिर भी उसने कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शिवांग ने पूछा, ये तुम्हें मिला कहाँ था? अहान ने शिवांग को पूरी बात बता दी कि कैसे वो उसके रास्ते में मिला था। ये बोलते बोलते अचानक अहान को बेचैनी हुई, क्योंकि जब उसने पीछे देखा था तब वहाँ पर कोई नहीं था। अहान सोच रहा था कि कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता था, और वो आदमी कौन था? उसे अब ऐसा लग रहा था कि कहीं वो ना फंस जाए। अहान को गहरी सोच में डूबा देख शिवांग ने कहा, तुम्हारे पास इसे डील करने के ज़्यादा तरीके नहीं हैं।
बेस्ट तरीका तो यही है कि तुम उसे सी लाइन टावर के हवाले कर दो, पर मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बोलूँगा। आहान ने कहा, क्यों? अगर मैं ऐसा कर दूँ तो फिर मैं इस मामले में से दूर हो जाऊँगा और मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिवांक ने कहा, तुम्हें लगता है ये इतना सिंपल है, पर ऐसा नहीं है। तुमने इसे देख लिया है और जिसने इस पर हमला किया होगा उसने भी तुम्हें देख लिया होगा, और वैसे भी इसे कुछ तो पता होगा जिसकी वजह से कोई इस पर अटैक करना चाहता है। अब तुम भी उसके निशाने पर हो सकते हो। आहान शिवांक के तेज दिमाग के बारे में सोचकर हैरान था। वो जितना जल्दी चीज़ें समझ जाता था उतना जल्दी शायद हर किसी के लिए समझना मुमकिन नहीं था। आहान ने पूछा, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? शिवांक ने कहा, वेट करना। आहान ने हैरानी से कहा, वेट? पर वो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। शिवांक ने कहा, तुम चिंता मत करो, प्रभात अंकल तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो एक ग्रैंड मास्टर से नहीं लड़ पाएगा। मैं इस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि जिसने इस पर अटैक किया है वो भी ज़रूर आएगा। आहान ने कहा, अगर वो ग्रैंड मास्टर होता तो लखन उसे बचकर नहीं आ सकता था, पर वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, शायद वो लेवल 2 पर होगा। शिवांक ने कहा, हमें इसके होश में आने का भी इंतज़ार करना है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। आहान ने इस बात को इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि लखन की जो हालत थी वो जल्दी होश में आने वाला नहीं था। एक दिन निकल गया और शिवांक की बात मानकर आहान हॉस्पिटल में ही इंतज़ार कर रहा था, पर वहाँ पर लखन का अटैकर नहीं आया था। मानस इस वक्त बहुत बेचैन था और आहान से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो लखन को देखने हॉस्पिटल तक नहीं गया था। इस वक्त वो एक अलग मुसीबत में पड़ा हुआ था क्योंकि राका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो नहीं जानता था कि राका ने उसे क्यों बुलाया होगा। उसे डर था कि कहीं राका को लखन के साथ हुई उसकी फ़ाइट के बारे में पता न चल गया हो। पर फिर उसने सोचा कि वो तो बेहोश हो गया था और अभी बस एक ही दिन गुजरा था, इसलिए लखन के अलावा ये बात किसी और को पता होनी मुश्किल थी। ये सोचकर मानस शांत हो गया और राका से बहुत नॉर्मली मिलने गया। राका से मिलने के बाद वो बस उसकी बात मानकर उसके पीछे चलने लगा। वो लोग जब कार में बैठकर तब मानस से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राका ने कहा, अभी कोई सवाल मत करो, जब हम पहुंच जाएंगे तब तुम समझ जाओगे। जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तब उसे इतना तो समझ आ गया कि सी लाइन टावर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। वो दोनों आपस में कोऑपरेट करके शायद वर्मा फैमिली से डील करने वाले थे। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तब वो एक आदमी से मिले। उस आदमी का शरीर बहुत मस्कुलर था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत थी। वो आदमी राका को तो जानता था पर मानस को नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा, ये कौन है? राका ने कहा, मिलिंद सर, मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मानस है, नया टैलेंट जिसे डेजर्ट वुल्फ ने सिलेक्ट किया है। ये वर्मा फैमिली से बहुत नफरत करता है, खास करके हर्षद वर्मा से। मिलिंद सी लाइन टावर के मास्टर थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए सब उन्हें सर ही कहते थे। मिलिंद ने मानस को देखा और कहा, ये सब इतना सिंपल नहीं है। मैंने सुना है कि हर्षद वर्मा बहुत पावरफुल है, प्रभात से भी ज़्यादा पावरफुल। मानस ने कहा, जो भी है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और उनसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मिलिंद मुस्कुराए और कहा, यह बहुत हिम्मत वाला आदमी है, मुझे ये पसंद आया। मानस ने तारीफ़ के लिए मिलिंद का शुक्रिया अदा किया। तब राका ने कहा, अगर ये आपको पसंद है तब भी मैं इसे आपको नहीं दूंगा। मिलिंद ने कहा, हम सब एक ही टीम है, हमारा मकसद एक ही है, इसलिए मुझे किसी को तुमसे लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिलिंद उन दोनों को अंदर ले गया। मानस क्या छुपा रहा था ये उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। वो जानता था कि राका उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि राका बहुत शातिर था और वो तब वार करता था जब कोई उसके साथ बहुत रिलैक्स हो जाता था, इसलिए मानस रिलैक्स नहीं हुआ और राका के साथ हर वक्त बहुत अलर्ट रहा। इस वक्त उसके दिमाग में ये चल रहा था कि राका उसे सी लाइन टावर क्यों नहीं लाया था। क्या ऐसा तो नहीं था कि डेजर्ट वुल्फ को अब उस पर भरोसा था? मानस इस वक्त सब कुछ सोच ही सकता था क्योंकि वो वहाँ पर सबको ऑब्जर्व कर रहा था। मीटिंग हॉल में आने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले से वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने राका को देखा तब वो लोग खड़े हो गए और उन्होंने उसे ग्रीट किया। मानस यहाँ पर पहली बार आया था, इसलिए वो बहुत शांत था। वो बस साइड में बैठा सबकी बातें सुन रहा था। जाहिर सी बात है, लोग सीक्रेट स्टैश के बारे में बात कर रहे थे। सीक्रेट स्टैश, कीमती चाबी, वो गोल्ड कॉइन अभी भी वर्मा फैमिली के पास था।
सी लायन टावर कभी भी वर्मा फैमिली के फेवर में नहीं था, इसलिए वो डेजर्ट वुल्फ के साथ हो गए थे। अब सीक्रेट स्टैश खुलने के बाद उनकी तरफ से डेजर्ट वुल्फ के आदमी जाने वाले थे, पर अभी सिर्फ एग्रीमेंट पास हुआ था और कौन जाएगा और कैसे जाएगा इसकी तैयारी नहीं हुई थी। ये सारी बातें सुनकर मानस और कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहाँ क्यों लाया गया था। सारे डाउट्स उसके मन में थे। उसने कुछ बोला नहीं था, पर राका को मानस के मन की उलझन समझ आ रही थी। उसने कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? मानस ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपका कोई प्लान होगा, इसलिए आप मुझे यहाँ पर लाए हैं। इसमें सोचने वाली या शक करने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर राका बहुत खुश हो गया और उसने मन में सोचा, ये लड़का बहुत अच्छा है, अपनी हद जानता है। राका ने मानस से कहा, अगर तुम कंफ्यूज हो तो भी कोई बात नहीं, तुम अभी भी डेजर्ट वुल्फ से मिले हो, कुछ चीज़ें समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। मानस ने कहा, जब तक आपका टारगेट भी मेरी तरह हर्षित वर्मा ही है तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राका ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर हर्षद वर्मा को ख़त्म करने का भूत सवार है, पर यह सही नहीं है। अगर ऐसा रहा तो तुम अपनी स्ट्रेंथ खो दोगे। अपनी नफ़रत को ज़िंदा रखो, पर इसे अपना जुनून मत बनाओ। जब जो जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। मानस ने कहा, थैंक यू, मैं आपकी बात समझता हूँ और आगे इसका ख्याल भी रखूँगा। राका को मानस बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे से हैंडल करता था। राका ने कुछ सोचा और कहा, बहुत जल्दी अब ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। वर्मा फैमिली को जयपुर आए काफ़ी वक्त हो गया था। अब वो जानते थे कि सीक्रेट स्टैश जल्दी खुलने वाला था। अहान इस वक्त हॉस्पिटल में था। उसने बेड पर लेटे हुए लखन को देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी होश में आने वाला नहीं था। कुछ देर बाद से वो बाहर आ गया। उसे प्यास लग रही थी, इसलिए उसने पानी पिया। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आया और उसने उसे एक पेपर देते हुए कहा, ये आपके लिए है। अहान ने वो पेपर लिया तो बच्चा वहाँ से भाग गया। अहान पहले उसे जाते हुए देखता रहा और जब वो वहाँ से चला गया तब उसने पेपर देखा। अहान ने जब पेपर खोला तब उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था। वो वर्ड देखकर अहान समझ गया था कि वो पेपर कहाँ से आया होगा। लैला के बारे में सोचकर ही वो थोड़ा परेशान हो गया था। अहान ने देखा कि वो बच्चा कहाँ से आया था और तुरंत उसके पीछे भागने लगा। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर उसे एक आदमी नज़र आया। वो तुरंत समझ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ है। जब उस आदमी ने अहान को देखा तब वो वहाँ से जाने लगा, पर अहान तुरंत उसके पीछे भागा। उस आदमी को लगा कि वो बहुत फास्ट था, पर ऐसा नहीं था। बहुत जल्दी ही अहान उस आदमी के बहुत करीब आ चुका था। जब उसने देखा कि भागने का कोई मतलब नहीं है तो वो रुक गया। अहान भी उसके पास आ गया। उसने पूछा, तुमने लैला के साथ क्या किया? जब अहान हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने भी अहान को देखा। अहान को उस पर शक हुआ, इसलिए उसने उस आदमी से पूछा, लैला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मानस था। उसने कहा, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है, वो बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक सब ठीक है। अहान को तुरंत समझ आ गया था कि वो वहाँ पर उसे या लैला को नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि लखन को नुकसान पहुँचाने आया था। उसने कहा, तुम यहाँ लखन के लिए आए हो? तुम्हारा प्लान उसे मारना है? मानस ने हाँ में अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसका अहान से कोई बात छुपाने का इंटेंशन नहीं था। उसके बाद उसने पूछा, उसने उसने तुम्हें कुछ बताया? अहान को पता चल गया था कि यह आदमी नहीं जानता है कि लखन कोमा में है। उसे थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लिए, जिससे मानस को लगा कि शायद लखन ने उसे कुछ बता दिया है। बिना अहान के बोलने का वेट किए मानस ने कहा, क्या बताया है तुम्हें उसने? क्या जानते हो तुम? अहान ने कहा, मैं उतना ही जानता हूँ जितना मुझे जानना चाहिए। मानस ने कुछ नहीं कहा, बस वो अहान को ऐसे देख रहा था जैसे कभी भी उस पर अटैक कर देगा। अहान भी कैसे भी अटैक के लिए तैयार था। अहान को इस वक्त लखन की चिंता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर प्रभात थे। वो जानता था कि भले कोई भी आ जाए, वो ग्रैंड मास्टर से भिड़ नहीं पाएगा। उसे अभी फिक्र लैला की सेफ्टी की हो रही थी। मानस भी सोच रहा था कि वो अहान पर अटैक करे या ना करे, क्योंकि उसे पता था कि अहान की स्ट्रेंथ क्या है, और अगर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया तो भी वो उसे एक स्ट्राइक में ही मार सकता था। पर वो अहान को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अहान कुछ जानता था जो उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकता था।
साथ ही उसे यह भी पता था कि अहान के वर्मा फैमिली के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे और वो डेजर्ट वुल्फ से बदला लेने में उनके साथ था। मानस के दिमाग में ये था कि एक बार ये डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली का मैटर सॉल्व हो जाए तो फिर वो अहान से दोस्ती करना चाहेगा, क्योंकि उसकी पावर और स्ट्रेंथ उसके काम आ सकती थी। पर इस वक्त उसे फैसला लेना था। अभी की सिचुएशन के हिसाब से वो अहान को चूज़ नहीं कर सकता था। कुछ सोचने के बाद उसने अटैक करने का फैसला किया। प्लान्स भले ही कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर उनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। इसलिए उस वक्त मानस को अहान पर अटैक करना ही सबसे अच्छा फैसला लगा था। अहान भी ये देखकर हैरान था, पर क्योंकि उसने अटैक कर दिया था तो फिर अहान के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं था। दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे और जैसे ही दोनों के हाथ टकराए दोनों कुछ कदम पीछे हो गए। अहान उसकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। उसे विश्वास हो गया था कि वो कोई ऐसा था जो लखन की ऐसी हालत कर सकता था। उधर मानस भी बहुत हैरान था। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उसने अपनी जान लगा दी थी, पर वो अहान को जरा सी चोट नहीं पहुंचा पाया था। उसने अहान से कहा, जितना मैंने सुना था तुम तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। मानस ने तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ देखी थी, पर अहान का दिल जानता था कि अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी पड़ी थी। उसका हाथ भले ही नम हो गया था, पर अहान ने वो अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। अहान ने कहा, तुम भी बहुत पावरफुल हो। मानस ने कहा, पर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, जानता हूँ। मानस को इस वक्त अहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता था कि वो अहान को नहीं मार पाएगा। अहान भी ये बात जानता था, इसलिए वो काफ़ी रिलैक्स था। अहान ने कहा, पर अगर तुम इतनी ही स्ट्रेंथ यूज़ करोगे तो मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मानस को उम्मीद नहीं थी कि अहान को पता चल जाएगा कि उसकी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं की थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी लोग थे और वो उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना नहीं चाहता था। मानस को समझ आ गया था कि वो यहाँ रहकर अहान को मार नहीं सकता, इसलिए उसने कहा, मैं अभी तुम्हारी जान नहीं लूँगा, पर मुझे उम्मीद है कि हम फिर जल्दी मिलेंगे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग गया। अहान उसके पीछे नहीं भागा क्योंकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं लगी। वो पहले लखन की हालत देखना चाहता था। जब अहान वापस हॉस्पिटल के अंदर आया तब उसने देखा वहाँ पर बहुत शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। लखन भी अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था। अहान प्रभात के पास आया और उनसे पूछा, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? अहान को परेशान देखकर और ये सवाल सुनकर प्रभात थोड़ा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिससे परेशानी हो। उन्होंने कहा, नहीं सब ठीक है, कुछ होना चाहिए था क्या? अहान ने फिर से पूछा, पक्का यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, किसी ने अटैक नहीं किया? प्रभात ने कहा, तुम्हें इतनी शांति देखकर लग रहा है कि यहाँ ऐसा हुआ होगा। अहान ने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिसकी वजह से लगे कि वहाँ कोई फाइट हुई हो। फिर अहान ने सोचा कि अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता तो वहाँ पर इतनी शांति नहीं होती और लखन के बेड के पास किसी न किसी की लाश जरूर होती। अहान ने मन में सोचा, शायद जो अटैक करने आए थे उन्हें ग्रैंड मास्टर के यहाँ होने का अंदाज़ा हो गया होगा, इसलिए उन्होंने अटैक ही नहीं किया। अहान की यहाँ की चिंता को ख़त्म हो गई थी, पर अब उसे लैला की चिंता हो रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल से होटल आ गया। उसने लैला को ढूंढा और उससे पूछा, तुम ठीक हो? लैला ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहान ने पूछा, तुम्हें किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की ना? ये सवाल सुनकर लैला हैरान हो गई और उसने पूछा, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे कोई क्यों नुकसान पहुँचाना चाहेगा? अहान ने एक बार फिर पूछा, पक्का कुछ भी अजीब नहीं हुआ ना तुम्हारे साथ? लैला ने कहा, नहीं, पर बात क्या है? तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अहान समझ गया था कि वो लेटर बस उसे परेशान करने के लिए था। उन्होंने लैला को कुछ नहीं किया था, बस उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने लेटर का इस्तेमाल किया था। अहान ने कहा, कुछ नहीं, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लैला ठीक थी, इसलिए अहान ने भी चैन की सांस ली। एक रात के लिए मामला सॉल्व हो गया था, क्योंकि लैला और लखन दोनों ही ठीक थे। पर अगले दिन अहान को खबर मिली कि किसी ने लखन को मार दिया था। अहान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने प्रभात से कहा, एक ग्रैंड मास्टर की यहाँ होते हुए कोई इसे मार कर चला गया? अहान की आवाज़ में निराशा साफ सुनाई दे रही थी। प्रभात ने कहा, जब ये सब हुआ तब मैं यहाँ नहीं था, पर आपको तो हर वक्त यहाँ रहने के लिए बोला गया था, फिर आप यहाँ क्यों नहीं थे? प्रभात कुछ बोल पाते उससे पहले ही शिवांक ने कहा, इसमें प्रभात अंकल की कोई गलती नहीं है। किसी ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी,
इसलिए अंकल को मेरे पास आना पड़ा। मुझे लगता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब डेजर्ट वुल्फ का प्लान था। सिर्फ वही है जो मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसके आगे अहान की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। भले ही लखन की जान इम्पोर्टेंट थी, पर वो शिवांग की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। शिवांग वर्मा फैमिली का हेड था, इसलिए प्रभात को उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। अब अहान को अपनी आइडेंटिटी, डिसअपॉइंटमेंट और रूड बिहेवियर पर थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। अहान के पास डेजर्ट वुल्फ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो कल जिस आदमी से मिला था वो डेजर्ट वुल्फ का था या नहीं। कोई भी सोच सकता था कि लखन की मौत के बाद अब ये मैटर ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं था। अब उस आदमी का और डेजर्ट वुल्फ का अगला निशाना अहान था, क्योंकि शायद अहान ऐसा कुछ जानता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। अब कुछ भी हो सकता था। शिवांक ने अहान से कहा, डेजर्ट वुल्फ जयपुर में है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अहान ने कहा, इसके बाद हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल गए। अहान को लखन की मौत का ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एक दूसरे से बस कुछ ही बार मिले थे और उनके बीच कोई रिश्ता डिफाइन नहीं किया जा सकता था। अहान को जिस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा था वो ये थी कि उसकी निगरानी में लखन की मौत हुई थी। ये अहान के गाल पर करारा थप्पड़ थी। अहान ये सोच कर बहुत बेचैन हो रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ अहान ही नहीं, मानस भी लखन की मौत के बाद बेचैन था। उसने लखन को मारने के लिए डेजर्ट वुल्फ का सहारा लिया था। जब डेजर्ट वुल्फ ने शिवांग पर हमला करके प्रभात का ध्यान भटकाया था, उस बीच मानस ने लखन को मार दिया था। प्रभात और डेजर्ट वुल्फ की लड़ाई में डेजर्ट के सारे लोग मारे गए थे, जिसका इल्ज़ाम अब मानस के सिर पर था। मानस जब राका से मिलने आया तब वो पूरे रास्ते सोचते सोचते आ रहा था कि वो उन्हें क्या बताएगा। जब वो राका के पास आया तब उसने कहा, आओ बैठो। राका के एक्सप्रेशन से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना वो गुस्से में लग रहा था और ना ही उसके चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट था। मानस को कुछ समझ नहीं आया, पर वो जानता था कि उनके लिए अपनी फीलिंग्स छुपाना कितना आसान था। उसने सोच लिया था कि मन ही मन राका ने उसे मारने का फैसला कर लिया होगा। राका ने उसे चाय दी और कहा, लो चाय पियो, ये बहुत स्पेशल चाय है, तुम्हारी सारी बेचैनी ख़त्म कर देगी। मानस ने एक सिप लिया और कप वापस रख दिया। वो समझ गया था कि राका को नज़र आ रहा है कि वो कितना बेचैन है। राका ने कहा, तुम कल की बात से इतने बेचैन हो कि चाय का मज़ा भी नहीं ले पा रहे हो। पर अगर फाइट होगी तो कोई जीतेगा और कोई हारेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मानस ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, किसी की हार होगी तो किसी की जीत होगी। मुझे लगा कि प्रभात शिवांग के पास नहीं है, इसलिए उसे मारने का ये अच्छा मौका है। पर राका ने स्माइल किया और कहा, अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस आगे से ध्यान रखना। मैंने तुम्हें यहाँ पर यही याद दिलाने के लिए बुलाया है। मानस राका की स्माइल का कारण समझ नहीं पा रहा था। वो बस राका की बात मानकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ पर मीनू आई। उसे देखकर राका ने कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया? मीनू ने राका के सामने बैठते हुए कहा, जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुन पाई। राका ने कहा, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो फिर तुम कुछ कैसे सुन सकती थी? मीनू ने कहा, सर आपको इस पर डाउट क्यों है? आपको तो ये पसंद था ना? राका ने कहा, जब तक ये मेरी बात सुन रहा था और मेरे साथ था तब तक ये मुझे पसंद था, पर इसने डेजर्ट वुल्फ पर मुसीबत डालने की कोशिश की तो मेरे पास इस पर शक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मीनू ने कहा, ये सब इसलिए क्योंकि डेजर्ट वुल्फ के कुछ लोग मर गए। राका ने कहा, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो पर फिर भी मुझे जानती नहीं हो। ये सुनकर मीनू ने कहा, सॉरी मास्टर, आप ही समझाइए। राका ने कहा, मैंने सिर्फ एक चीज़ के बेस पर उस पर शक करना शुरू नहीं किया। शुरू से ही मेरे लोग उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। वो भले ही डेजर्ट वुल्फ के साथ है, पर उसका मकसद कुछ और है। मीनू ने कहा, इसका मतलब आपको शुरू से ही उस पर शक था? इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला?